गुड आफ्टरनून बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया, बिंदास, सब मजे में एकदम। चलो ठीक है। अभी नवंबर 23 के बच्चों के एग्जाम हुए थे और कुछ बच्चों ने नवंबर 2023 के हिसाब से पढ़ाई करी थी। तो नवंबर 23 के हिसाब से जिन्होंने पढ़ाई करी थी टेक्स्ट में और मई 2024 में वो एग्जाम देंगे, तो उनके कुछ चीजें ऐसी हैं जो चेंज हो गई। तो मैंने एक अमेंडमेंट वीडियो बनाई है, इसके अंदर सीए में इंटर और सीए सेंटर के जो भी अमेंडमेंट्स हैं इनकम टैक्स के अंदर वो सारे कवर हैं, ठीक है ना। और मैंने कोशिश करी है कि ये पूरी जो भी पीडीएफ वो मैंने हाथ से लिखी है ताकि उसमें जो बोलते हैं ना अपनापन सा है, ठीक है। इसको मैंने पीडीएफ फॉर्म में नहीं बनाकर खुद से हाथ से लिखी है। इस हालांकि जो मैंने लिखा है उसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा बाद में। गॉट इट? चलो। अच्छा सर, कितना अमेंडमेंट कवर है? ए टू जेड सारे अमेंडमेंट जो रिलेवेंट हैं किसके लिए? आपके मई 2024 के लिए है। मतलब जिन्होंने नवंबर 2023 के हिसाब से पढ़ाई करी है उनको अब अगर मई 2024 में एग्जाम देना पड़ रहा है तो उनके लिए सारे वीडियोस, सारे अमेंडमेंट्स काम के हैं। इसमें सारे अमेंडमेंट्स आ गए हैं। इसके अलावा आपको कोई भी अलग से अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है, मतलब अलग से वीडियो करने की जरूरत नहीं है, अलग से क्लासेस करने की जरूरत नहीं है। ए टू जेड मैंने अमेंडमेंट्स कर दिए हैं। अब कुछ बातें इसको करने से पहले इसको हम पूरा डिटेल में धीरे धीरे एकदम धीरे धीरे आराम से डिस्कस करेंगे पूरा। पहली बात, ये जो मेरा पीडीएफ है जो मैंने अभी पढ़ा रहा हूं, अगर ये आपको चाहिए तो ये टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, नीचे लिंक मिल जाएगा, या मेरे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में मिल जाएगा। तो एक तो आप उसका प्रिंट निकाल कर साथ में बैठो, नहीं बैठो तो बाद में कर लेना। दूसरी बात, जहां से भी आपने क्लासेस लिए, कहीं से भी लियो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक बात ध्यान रखना कि जो भी आपने क्लासेस लिए हैं उन्होंने कॉपी में डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ लिखाया होगा। तो आप चाहो तो, और आपको करना चाहिए, आप उसी कॉपी में उसी बुक में इन सब चीजों को वहीं ऐड कर लो। वहां ऐड करने से फायदा ये होगा कि एग्जाम टाइम पे आपको अलग से इसको करना नहीं पड़ेगा। हालांकि अमेंडमेंट्स को आप हाईलाइट जरूर कर लेना, क्योंकि अमेंडमेंट्स जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, अमेंडमेंट पूछे जाते हैं अलग से। और इस बार तो बहुत शानदार अमेंडमेंट है जिसको करने में भी हमको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है जी, चलो करें हिम्मत। चलो करें स्टार्ट, करो। सर पहला अमेंडमेंट हमारे प्रीवियस ईयर अब 23-24 लगेगा, 23-24 लगेगा, और असेसमेंट ईयर कौन सा लगेगा सर? 24-25 लगेगा। ठीक है सर, अच्छी बात है। अब सर सबसे डिजास्टर अमेंडमेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कंफर्म इसका क्वेश्चन आएगा। मतलब इसने तो पूरी काया पलट दी इनकम टैक्स की। सर क्या बात कर रहे हो? एक्चुअल में जब हमने लास्ट टाइम पढ़ाई करी थी, मैं नवंबर 23 के हिसाब से, मई 23 वाले बच्चों के हिसाब से बात कर रहा हूं, ठीक है ना। हमने जब लास्ट टाइम पढ़ाई करी थी तो पूरा इनकम टैक्स हमने पढ़ लिया था, पूरा इनकम टैक्स हमने पढ़ लिया था। और पूरा इनकम टैक्स पढ़ने के बाद लास्ट चैप्टर जब हमने पढ़ा तो मैंने बोला कि गवर्नमेंट ने आपको एक ऑप्शन दिया है कि आप चाहो तो इस तरीके से भी टैक्स जमा करा सकते हो। क्या बोला? इस तरीके से भी टैक्स जमा करा सकते हो। आपको एक ऑप्शन दिया गया सेक्शन 115 बीएसी के हिसाब से कि साहब आप 115 बीएसी के हिसाब से भी टैक्स जमा करवा सकते हो। अब गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया। सर गवर्नमेंट ने क्या चेंज किया? गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अब से आपकी जो स्कीम है ना, आपकी जो डिफॉल्ट स्कीम है वो कौन सी कहलाएगी? सेक्शन 115 बीएसी कहलाएगी। सर मतलब जो आपके ऑप्शन में थी उसको इन्होंने क्या कर दी? प्रायोरिटी भी दे दिया। प्रायोरिटी भी दे दिया मतलब आपके लिए पहले कैलकुलेशन सेक्शन 115 बीसी के हिसाब से होगी, एंड देन आप ऑप्शन लेना चाहो तो वो वाला ले सकते हो। ठीक है, अच्छा पहली बात। आगे करने से पहले सर एग्जाम में फिर तो सर 115 बीएससी के क्वेश्चन आएंगे क्या? बेटा देखो, सेक्शन 115 बीएससी इन्होंने डिफॉल्ट कर दी, लेकिन आज भी 90% जनता अभी भी नॉर्मल स्कीम ही लेती है जो आपने पढ़ी है, ठीक है ना। हाँ, आपकी 115 बीएससी पूछेगा एग्जाम में, कंफर्म पूछेगा, लेकिन एक क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, जिसके अंदर 115 बीएससी के एडजस्टमेंट पूछे जाएंगे। पूरा पेपर 115 बीएससी के हिसाब से नहीं आएगा भाई, ये बात मान के चलो। आईसीआई को भी पता है कि साहब 115 बीएससी 1 मिनट में इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है ना। 115 बीएससी का एक क्वेश्चन आ जाएगा, मैक्सिमम 2 आ जाएंगे, बाकी आपके नॉर्मल प्रोविजन से पूछे जाएंगे, ठीक है। मतलब नॉर्मल प्रोविजंस का आज भी वर्थ है भाई। आज मेरे पास जो क्लाइंट्स हैं 90% 95% क्लाइंट्स आज भी नॉर्मल प्रोविजन से लगाते हैं। बाय द वे 115 बीएससी लगता है, गॉट इट। तो 115 बीएससी हमें करना है, डिफॉल्ट है, एग्जाम में भी कंफर्म आएगा, एग्जाम में भी कंफर्म आएगा।
लेकिन सारे क्वेश्चन 115 बीएससी के नहीं आएंगे। अब आगे पढ़ने से पहले सर, घर पे जब पढ़ाई करो ना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। आपने डेफिनेटली आईसीआई का नया मॉड्यूल ले लिया होगा, ठीक है, कईयों को आ गया होगा या आ जाएगा। तो आईसीआई का जो मॉड्यूल है उसमें जो क्वेश्चंस के आंसर्स दे रखे हैं, उनमें अभी भी बहुत से आंसर्स किस हिसाब से दे रखे हैं, 115 बीएससी के हिसाब से नहीं दे रखे हैं, डिफॉल्ट स्कीम के हिसाब से ही दे रखे हैं, ठीक है। तो हमें 115 बीएससी के हिसाब से, ठीक है, 115 बीएससी के हिसाब से उनको सॉल्व करके देखना है ताकि एग्जाम टाइम पे हमें दिक्कत ना आए, ठीक है जी। अच्छा सर, हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको इस चैप्टर में एक तो अमेंडमेंट्स पढ़ाने वाला हूं, दूसरा क्या पढ़ाने वाला हूं पता आपको, मैं आपको 115 बीएससी की वजह से आपके उस हेड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इनकम पर, वो भी मैं साथ में कराने वाला हूं। मतलब इसमें दोनों चीजें कवर हो जाएंगी, 115 बीएससी भी पूरा कवर हो जाएगा और अमेंडमेंट्स भी कवर हो जाएंगे, ठीक है जी। चलो अब देखो क्या लिख रखा है, हाँ, डिफॉल्ट टैक्स स्कीम चेंज हुआ, उसके अलावा प्लीज आप हाईलाइट भी कर देना, टैक्स रेट भी चेंज हो गई। क्या बात कर रहे हो सर, टैक्स रेट भी चेंज हो गई, मतलब 115 बीएससी तो पूरा ही चेंज कर दिया इन्होंने, एकदम ढंग से चेंज किया है, ठीक है जी। तो टैक्स रेटेज में क्या चेंज हो गया, देखो, नाउ टैक्स इज कैलकुलेट बाय टू ऑप्शंस एंड वी एक्सेप्ट ऑप्शन इन विच टैक्स लायबिलिटी इज लेस, जिसमें टैक्स लायबिलिटी कम आएगी उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन अब पहली प्रायोरिटी किसको दे देगी, डिफॉल्ट के लिए। चलो जी डिफॉल्ट में देख ले, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 बीएससी। पहली बात, ये 115 बीएससी है, किस किस पे लागू है, इंडिविजुअल पर, एचयूएफ पर, एओपी पर और बीओआई पर, ठीक है। ऑल इंडिविजुअल, सर ऑल इंडिविजुअल का मतलब क्या हुआ, याद करो नॉर्मल स्कीम जब आप पढ़ते थे तो उसमें ये था कि 60 साल से कम वालों के लिए टैक्स लायबिलिटी, टैक्स स्लैब अलग था, 2.5 लाख तक था, फिर 2.5 लाख तक था, ऐसे। जो 60 से 80 थे उन पे 3 लाख रुपए तक था, और 80 से ऊपर वालों के लिए 5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगता था। यहां पर जो 115 बीएसी है, ये जो दे रखा है आपको क्या, टैक्स स्लैब, ये सभी प्राणियों के लिए, सभी मतलब एज कितनी भी हो कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। अब टैक्स कितना लगेगा, सर पहले 115 बीएससी में भी क्या था, फर्स्ट 2.5 लाख, नेक्स्ट 2.5 लाख, नेक्स्ट 2.5 लाख, नेक्स्ट 2.5 लाख। अब इन्होंने चेंज कर दिया साहब, क्या कर दिया इन्होंने, क्या कर दिया, जो फर्स्ट कितना है 3 लाख है, उस पर टैक्स कितना लगेगा सर, 0 लगेगा। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ सर। और 3 लाख से 6 लाख, मतलब इन्होंने जो स्लैब 2.5 लाख का था ना, उसको इन्होंने 3 लाख का कर दिया। नेक्स्ट 3 लाख पे 3 लाख से 6 लाख तक कितना लगेगा सर, 5% लगेगा। 6 लाख से 9 लाख तक कितना लगेगा, 10% लगेगा। और 9 से 12 पे लगेगा कितना, 15% लगेगा। और 12 से 15 पे लगेगा कितना, 20% लगेगा। आप समझना आराम से। अब इन्होंने 15 लाख रुपए, वहां भी 15 लाख ही थे, अब 15 लाख के बाद इन्होंने सीधा जो 15 लाख से ऊपर कमाएंगे उसमें देखो इन्होंने सीधा क्या कर दिया, 30 कर दिया। मतलब देखो यहाँ कितना इंक्रीज हुआ, 5%, यहाँ कितना इंक्रीज हुआ 5%, यहाँ कितना इंक्रीज हुआ 5%, और यहाँ सीधा लास्ट में कितना इंक्रीज कर दिया इन्होंने, 10% इंक्रीज कर दिया। ये 115 बीएससी में टैक्स रेट चेंज आपकी हो गई, ठीक है जी। अच्छा, नॉर्मल टैक्स रिजीम में क्या है सर, डिट्टो सेम है। डिट्टो सेम मतलब वही जो आपने पढ़ा था कि अगर 60 साल से कम के हो तो अप टू 2.5 लाख वाला, याद है, ठीक है। 60 प्लस और अप टू 80 हो तो अप टू 3 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, और 80 प्लस हो तो कितने तक नहीं लगेगा, 5 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद अगले 2.5 लाख पे कितना लग रहा था आपको याद हो तो 5% लग रहा था, फिर अगले 5 लाख पे कितना लग रहा था, 20% लग रहा था, और फिर 10 लाख से ऊपर चले गए तो उस पर कितना लग रहा था, 30% लग रहा था। मतलब ये सेम का सेम है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है जी। चलो सर डिफॉल्ट टैक्स स्कीम का एक क्वेश्चन ट्राई कर ले, आओ जी। मान लो एक एसएससी है जिसकी जो टोटल इनकम है कितनी है सर, मान लीजिए 14,10,000, कितनी है, 14,10,000 है। तो इस पर टैक्स कितना बनेगा, तो देखो फर्स्ट 3 लाख पे कितना लगेगा, 0, ठीक है। अब नेक्स्ट 3 लाख, नेक्स्ट 3 लाख पे कितना लगेगा, एट द रेट 5%, कितना लगेगा, एट द रेट 5%। तो 5% कितना आएगा सर,
15,000, ठीक है। अब नेक्स्ट 3 लाख, क्योंकि इसमें 3-3 लाख का गैप है भैया, सीधी सी बात है। एट द रेट 10%, कितना आएगा देखो, 30,000। सर कितनी इनकम हो गई अभी तक, 3 लाख प्लस 3 लाख 6 लाख, 6 लाख प्लस 3 लाख कितनी हो गई, 9 लाख। तो नेक्स्ट 3 लाख पे कितना लगेगा सर, 15% लगेगा। सर कितना आएगा देखो, 45,000 आ जाएगा। सर कितनी हो गई, 12 लाख हो गई। अब नेक्स्ट 3 लाख करते ही हम 15 लाख में चले जाएंगे, तो बैलेंस बची। सर बैलेंस कितना बचा हमारा देखो, 14,10,000 टोटल था, उसमें से कितना माइनस कर दें सर हम, 12 लाख माइनस कर दें, 12 लाख हो गया, और इंटू 20% कर देते हैं। तो सर कितना आ गया, 14,10,000 माइनस 12 लाख इंटू 20%, 42,000। चलो जी कंप्लीट करें इसको, प्लस 45,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000, कितना आया, 1,32,000 है। ठीक है जी, इसमें क्या जोड़ेंगे सर, वही अपना वो फिक्स है, वो लगेगा ही लगेगा। अच्छा इसमें सरचार्ज नहीं लग रहा है क्योंकि 50 लाख से कम है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो क्या लग जाएगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%, कितना 4%, कितना लग गया 5280। ठीक है, कितना हो गया 137280, ये लगा सर। अब एक बार अगर मान लो इसकी इनकम कितनी होती, 16 लाख होती, ठीक है 16 लाख होती, तो टैक्स कितना बनता, स्टार्टिंग है 3 लाख पे 0, फिर 15,000, अगले 3 लाख पे कितना 30,000, ये तो सेम ही चलता ना, और ये 45,000, ये कितना हो गया सर, 3 3 6 9 12। अब अगले 3 लाख पर कितना लगता सर, 20% लगता, कितना लगता 20% लगता, कितना होता सर 60,000। ठीक है, और अब बैलेंस कितना बच गया, 1 लाख, 1 लाख पर टैक्स कितना लगता, अब 20 क्या सीधे कौन से स्लैब में आ जाते हैं अपन, 30% वाले स्लैब में आ जाते हैं। तो 30% स्लैब में आ गए तो कितना लग गया 30,000। अब मैं जो बोल रहा हूँ सुनना, ये क्यों कराया सर आपने वापस, 15 लाख तक का मैं याद कर लेता हूँ, ठीक है ना, 15 लाख तक का याद कर लेता हूँ कि अगर 15 लाख तक इनकम है वो तो चेंज होएगा ही नहीं, इनकम अगर 15 लाख से कितनी भी ज्यादा हो वो तो चेंज होगा ही नहीं, चाहे कुछ भी कर लेना आप। ठीक है, तो ये 1.5 लाख रुपए लगेगा 15 लाख तक की इनकम पे, फिक्स है। और उसके वाली इनकम, ऊपर वाली इनकम पे हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो टैक्स कितना बनेगा, 180 प्लस 4%, जो भी आएगा वो आ जाएगा। 4% सर किसका, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का। लो जी सर, मतलब सर हमारा पहला जो अमेंडमेंट है वो ये है कि इसको डिफॉल्ट कर दिया गया, दूसरा इसमें टैक्स रेट्स भी चेंज कर दी गई है। आओ जी आगे चलते हैं। सर सेकंड चेंज, हे प्रभु ये भी बहुत भयानक चेंज है। क्या चेंज है सर, 87A, सर 87A चेंज हो गया। 87A सर, 87A क्या था पहले तो वो बताओ, याद कराओ सर, थोड़ा सा याद करो। अगर मेरी इनकम एक लिमिट तक थी तो मुझे रिबेट मिलती थी 87A के अंदर। रिबेट का मतलब होता है कि आपका टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती थी। देखना, जैसे हमने सुना था ना कि सर 5 लाख तक टैक्स नहीं लगता, झूठी बात थी, गंदी बात थी। अरे 2.5 लाख तक टैक्स नहीं लगता था, 5 लाख तक पे टैक्स कैलकुलेट करते थे भाई, 2.5 लाख से ऊपर टैक्स कैलकुलेट हो जाता था। उसके बाद हमें 87A की रिबेट मिल जाती थी सर, ओल्ड प्रोविजन में कितने की मिलती थी, 12,500 की, 12,500 की मिलती थी ना। तो सर वो आज भी है, देखो अंडर नॉर्मल रिजीम तो वो सेम की सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है, सेम की सेम है। कितनी, इफ इनकम अप टू 5 लाख देन रिबेट कितनी, 12,500। ये तो समझ में आता है, लेकिन 115 बीसी में डिजास्टर चेंज किया। डिजास्टर चेंज कैसे करते हैं, बात पहली बात तो ये कि सर आपको, ये तो सबके लिए है, ये पहले भी था, कुछ चेंज नहीं हुआ। अवेलेबल ओनली टू इंडिविजुअल रेजिडेंट, मतलब सर एग्जाम में बाय द वे क्वेश्चन पूछ सकता है, सर एचयूएफ को मिलती है क्या, ना गंदी बात थी, एचयूएफ को नहीं मिलेगी, हट, एचयूएफ को नहीं मिलेगी, एचयूएफ नहीं, नहीं खाली इंडिविजुअल, और वो भी कौन सा, अपना देसी होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए। चलो अभी फाइनेंस एक्ट 2023 में अमेंडमेंट आया था, मोदी जी ने बोला था, मोदी जी बोलते ना, फिर अपने एफएम में मैडम ने बोला था, ठीक है, कि 7 लाख तक टैक्स नहीं लगता। अब साहब उन्होंने तो नियम बना दिया, अब घर वाले मार्केट में आ गया 7 लाख तक टैक्स नहीं लगता, 7 लाख तक टैक्स नहीं लगता, 7 लाख तक टैक्स नहीं लगता। ठीक है, अभी तो मैंने पढ़ा
कि अगर अगर मैं डिफॉल्ट रीजन में जाऊं तो भी 3 लाख से ऊपर टैक्स लगने लग जाएगा। देखो आप 3 लाख से ऊपर टैक्स लगने लग रहा है ना, तो फिर ये कौन सी बात हुई कि 7 लाख तक टैक्स नहीं लगता। सरकार इंफॉर्मेशन आधी तो हमें पहुंचा देती है और आधी पहुंचाती नहीं है, और फिर हम उसी आधी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अपनी ओपिनियन फ्रेम कर लेते हैं, और आधी ओपिनियन के बेसिस पे ओपिनियन फ्रेम कर कर वो माहौल बना देते हैं पता नहीं क्या हो गया। अरे मूर्खों, टैक्स आज भी 3 लाख से ऊपर ही लग रहा है। डिफॉल्ट स्कीम की बात कर रहा हूं मैं, ओल्ड तो छोड़ो, भी नॉर्मल है वो तो छोड़ो, डिफॉल्ट स्कीम में आज भी टैक्स 3 लाख से ऊपर लग रहा है। लेकिन सरकार ने क्या किया, डिफॉल्ट स्कीम में आपको 25,000 रुपए तक रिबेट दे दी अगर आपकी इनकम कितनी होती है, 7 लाख होती है। सर मतलब क्या हुआ, समझना, वही बात सेम की सेम कि अगर मेरी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो टैक्स तो लगेगा, लेकिन मुझे 25,000 का रिबेट मिल जाएगा। सर रिबेट का मतलब क्या हो, उसमें मुझे टैक्स नहीं देना। तो सर इससे वो वाली बात कहां सिद्ध हो गई कि 7 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा। हमने मतलब झूठी बातें बोल दी क्या, मतलब ऐसे हमने सुना है 7 लाख तक टैक्स नहीं लगता तो वैसे हम ही हो गया क्या। नहीं बच्चों, समझो इसको, सरकार क्या बोलती है और उसका क्या मतलब निकलता है, ठीक है ना, आपको समझना पड़ेगा इस चीज को। आओ जी। देखो, अगर मान लो एक बार एग्जांपल लेते हैं, किसी की 7 लाख रुपए तक इनकम है, इनकम कितनी है, 7 लाख तक है, तो टैक्स निकालूंगा तो टैक्स कितना बनेगा। देखो फर्स्ट 3 लाख पे टैक्स कितना बनेगा, 0। नेक्स्ट 3 लाख पे कितना बनेगा, @5%, कितना आया, 15,000, ठीक है। और अब कितना, 7 लाख तक है ना, तो बैलेंस कितना बचा, 1 लाख। 1 लाख का कितना निकालू मैं, 10%, कितना होता है सर, 10,000। कितनी इनकम हो गई, कितना टैक्स हो गया, 25,000 का हो गया सब 25,000 का। अब 25,000 का टैक्स हो गया, अच्छी बात है। अब सरकार क्या बोलती है कि साहब हम इसको ये नहीं बोल रहे 7 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, नहीं, आपके टैक्स 3 लाख से ऊपर लगना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हम इसको रिबेट दे देंगे। सर क्या दे देंगे, रिबेट दे देंगे, और रिबेट अंडर सेक्शन 87A ही देंगे। मतलब डिफॉल्ट स्कीम में भी रिबेट अवेलेबल है, और कितने रुपए की रिबेट दे देंगे, 25,000 दे देंगे, इसीलिए टैक्स 0 हो रहा है। आप समझ में आया, सरकार क्या है, समझदार ज्यादा है। सरकार ने बोला कि हम आपको, कोई ऐसा नहीं बोल रहा कि 7 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स 3 लाख से ऊपर लगना स्टार्ट हो जाएगा, टैक्स में दिक्कत नहीं आएगी, टैक्स जैसे लगता है वैसे ही लगेगा। बस हाँ, अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो फिर हम आपको टैक्स रिबेट दे देंगे। टैक्स रिबेट मतलब टैक्स में से माइनस कर देंगे। जरा यही तो लिखा हुआ है, देखो जरा एक बार फटाफट से, आराम से। अंडर डिफॉल्ट रिजिम, अंडर सेक्शन 115 बीएसी क्या लिख रहेगा, इफ टोटल इनकम अप टू 7 लाख तो मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी, 25,000 की मिल जाएगी। चलो ये तो समझ में आता है। अब जो नॉर्मल रिजिम थी, आपकी पुरानी वाली रिजिम थी, उसके अंदर कमी थी बेटा। कमी क्या थी वो हम देखते हैं एक बार, ठीक है। उस कमी को इन्होंने 115 बीएसी में सुधार दिया। एक बंदा है, मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल स्कीम, नॉर्मल मतलब पुरानी वाली नॉर्मल स्कीम। एक बंदा है, उसकी टोटल इनकम कितनी है, 5 लाख। उस पर टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, फर्स्ट 2.5 लाख पर कितना, 0। नेक्स्ट 2.5 लाख पर कितना, 5% कितना, 12,500। टोटल कितना हो गया, 12,500। और उसको 87A की रिबेट मिल जाती थी, याद है आपको। अच्छा ये सब चीजें आप मेरे साथ लिख सकते हो भी, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ अपनी कॉपी में प्लीज ये सब चीजें लिखते जाना। मैं एग्जांपल्स करा रहा हूँ, ये सब आपको लिखते जाने हैं। एग्जाम टाइम पे आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप वीडियो वापस देख सको, ठीक है ना, और अगर वीडियो देखते हो तो मूर्ख हो, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाइए, ठीक है ना। वो सब आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, अगर आप वो भी लिखना चाहो तो वेल एंड गुड है, अगर आप वो नहीं लिखना चाहते तो भी चल जाएगा, बट जो एग्जाम्पल्स करा रहा हूं वो मुझे नोट डाउन करने हैं, ठीक है ना, ताकि एक तो साथ साथ में लिखते हैं तो प्रैक्टिस भी होती है, ठीक है। दूसरी बात, आप एक्टिव रहोगे, नहीं तो क्या है, टेक्स्ट में अभी तो मजा आ रहा है, आगे चलेंगे तो लगेगा यार बाप रे क्या हो रहा है, ठीक है ना। तीसरी बात, एग्जाम टाइम पे आपको रिवीजन करने में दिक्कत नहीं आएगी, गॉट इट। चलो
87A का रिबेट कितना मिल जाएगा? 12,500 का मिल जाएगा। मेरे हिसाब से मैं पुरानी चीज भी आपको रिकॉल करा पा रहा हूँ, ठीक है। ये आपका हो गया नॉर्मल स्कीम। अब सर इसमें क्या है? अच्छी बात है। अब मान लो उस बेचारे की इनकम कितनी हो गई? टोटल इनकम हो गई 5,02,000, ठीक है। तो टैक्स कितना बनता था उस बेचारे पर? 2.5 लाख पर तो कितना बनता था? 0। नेक्स्ट 2.5 लाख पर कितना बनता था उसके? कितना बनता था? 5% से 12,500, ठीक है। और बैलेंस कितना बच गया? 2,000। और 2,000 टैक्स बनता था 20%। ये पुरानी टैक्स रेजिम है, ठीक है। तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। कितना हो गया? 16,500, ठीक है। लेस 87A बताओ कितना होता था पहले? याद करो कितना होता था। तो सर वहां होता था पता क्या? ठेंगा। क्या बात करो? ठेंगा, ठेंगा, ठेंगा। और उसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती थी? 16,500 प्लस 4%, प्लस 4%। अब समझने की कोशिश करना मैं क्या बोलना चाहता हूं आपको। 16,500 प्लस 4% कितना? 17,160। अब पुरानी टैक्स रेजिम में बेटा मेरे को तो गलती लगी, और ये गलती जो अपना गवर्नमेंट ने उसको भी आइडेंटिफाई हो गई थी, लेकिन फाइनेंस बजट बन गया था, सब चीजें होने के बाद गलती आइडेंटिफाई हुई, तो इन्होंने इसको खूब प्रिवेंट भी किया। इन्होंने बोला ऐसे ऐसे वगैरह वगैरह, ठीक है। क्या हुआ? इस बेचारे की इनकम कितनी बढ़ी देखो? 2,000 बढ़ी। देखो इस बेचारे की इनकम कितनी बढ़ी? 2,000 बढ़ी। लेकिन इसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बढ़ गई? 17,160। ये बेचारा तो मर गया। आप सोच के देखो इस बेचारे की हालत क्या हुई। तो ये तो गलत है ना। आपकी जितनी इनकम बढ़ती है उसके ऊपर टैक्स बढ़ना चाहिए क्या? नहीं बढ़ना चाहिए ना। तो ये गलती आपकी ओल्ड टैक्स रिजीम में थी, वो अभी भी है, वो अभी भी है, उसमें चेंज नहीं हुआ है। लेकिन इन्होंने इस गलती को सेक्शन 115 बीएसी में सुधार दिया। सेक्शन 115 बीएसी में सुधार लिया। तो सेक्शन 115 बीएसी में इन्होंने क्या बोला? बात समझ में? सेक्शन 115 बीएसी में मैं क्या पढ़ने वाला हूं। हुआ क्या? मान लो, शांति से एग्जाम्पल करते हैं, फिर हम करते रहेंगे। किसी की इनकम 7,20,000 है, वो 115 बीएसी अडॉप्ट कर रहा है, ठीक है। भाई 7 लाख तक तो दिक्कत ही नहीं है। अगर किसी की इनकम 7 लाख तक दिक्कत कहां है कि 25,000 रुपए का टैक्स बनेगा, 25,000 की एग्जम्पशन मिल जाएगी, बात खत्म। हरिओम, राधे राधे, मौज हो गई। लेकिन दिक्कत कब आएगी? जब इनकम 7,20,000 हो जाए, 7 लाख से ऊपर हो जाए, तो टैक्स कितना बनेगा? फर्स्ट 3 लाख 0, अगले 3 लाख पर 5% कितना? 15,000। बैलेंस कितना बचा? 1,20। उसमें कितना? 10%। ऐसा ही होगा। तो 1,20,000 इंटू 10% कितना हुआ? 12,000 हुआ, ठीक है। कितनी टैक्स लायबिलिटी आ गई? 27,000 रुपये आ गई। अब यहां समस्या हो गई। अब यह समस्या हो गई इसको, इस बंदे की, बेचारे की 20,000 रुपये इनकम बनी, 20,000 इनकम बढ़ गई, और 20,000 की वजह से टैक्स कितना बढ़ गया? 27,000 बढ़ गया। तो यहां पर गवर्नमेंट बोलती है हम 25,000 की रिबेट नहीं देंगे, वो तो उन गरीबों के लिए है जिनकी इनकम 7 लाख तक है। आप गरीब नहीं हो, आप 7 लाख से ज्यादा कमा रहे हो। तो उसने बोला मैडम गरीब तो नहीं हूं, लेकिन मूर्ख थोड़ी हूं। क्या मतलब हुआ? मैडम गरीब तो नहीं हूं, 7 लाख से ज्यादा कमाता हूं, लेकिन मूर्ख थोड़ी हूं। एक बात बता, 20,000 रुपए की इनकम बढ़ी मेरी, और टैक्स क्या 27,000 दे दूंगा मैं? भाई मेरी इनकम, ये गलती पुराने एक्ट में थी, वो आज भी है, लेकिन 115 बीएसी में उसको सुधारा गया। क्या बोला गया? मैडम मेरी इनकम 20,000 बढ़ रही है, तो और मेरी टैक्स लायबिलिटी कितनी बढ़ रही है? 27,000 बढ़ रही है। तो साहब मैं 27,000 टैक्स नहीं दूंगा। आप मेरे से टैक्स लेना चाहते हो तो मैक्सिमम कितना टैक्स ले लो? 20,000 रुपए का टैक्स ले लो, मैं इससे ऊपर टैक्स नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि इससे अच्छा तो फिर मैं उसको बोल ही देता, सेठ मेरे को 7 लाख ही दे दे, 7,20 नहीं चाहिए। वो सेठ 7 लाख दे दे, टैक्स नहीं लगेगा। तो मेरी जितनी इनकम 7 लाख से ऊपर बढ़ रही है, मैं उससे ऊपर टैक्स नहीं दूंगा। अब पढ़ते हैं प्रोविजन क्या लिखा हुआ, फिर आगे बात करते हैं। देखो, इफ इनकम एक्सीड 7 लाख, इनकम किससे बढ़ गई? 7 लाख से ज्यादा हो गई, तो उस केस में आपको कितनी रिबेट मिलेगी? टोटल इनकम माइनस 7 लाख, ठीक है। टोटल इनकम माइनस 7 लाख, तो 87A में रिबेट कितनी मिलेगी? देखो 87A में रिबेट मिलेगी इस केस में। फर्स्ट टोटल इनकम कितनी? 720 माइनस 7 लाख,
कितने की रिबेट मिल सकती है? 20,000 की। या फिर सेकंड क्या बोला है, कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी ऑन टोटल इनकम। टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करो, टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करोगे तो कितनी बनेगी? 27,000 की टैक्स लायबिलिटी बनेगी। और इसको मैं ए डाल दूं, इसको बी डाल दूं। और क्या बोल रखा है, इफ बी इज मोर देन ए, क्या बी ए से ज्यादा है? हाँ, बी ए से ज्यादा है, तो रिबेट इज बी माइनस ए, बी माइनस ए। तो इन्होंने क्या बोला, हम आपको रिबेट कितने की दे देंगे, हम रिबेट आपको कितने की दे देंगे? बी माइनस ए। तो 87 ए की रिबेट मिल जाएगी कितने की? 27,000 माइनस 20,000, कितने की रिबेट मिल गई? 7,000 की रिबेट मिल गई। तो यहाँ पर रिबेट कितनी मिलेगी? 7,000 की। और इससे टैक्स कितना लिया जाएगा? खाली 20,000 रुपए दिया जाएगा। ये तो नियम है, बाकी मैंने समझा दिया। 7 लाख से जितनी ऊपर आपकी इनकम होगी, ठीक है, उससे ऊपर वो टैक्स आपसे नहीं लेंगे। तो एक्स्ट्रा टैक्स कितना लेंगे? खाली आपसे 20,000 रुपए टैक्स। ये इन्होंने गलतियां सुधार ली। और यहाँ जेन्युइन भी चीज है भाई। पहले पहले एकदम मेरे को तो समझ में नहीं आया कि 5,05,000 इनकम होने से आपका टैक्स 20,000 बन रहा है, मजाक थोड़ी हो रहा है। तो वो चीज ठीक है, उन्होंने छोड़ दी, कोई बात नहीं। इन्होंने इसके अंदर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम 115 बीसी में इस चीज को इस साल सुधार लिया है। ठीक है जी। तो टोटल इनकम माइनस 7 लाख, कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी ऑन टोटल इनकम, इफ बी इज माइनस ए, इफ बी इज मोर देन ए, देन रिबेट कितनी मिलेगी? बी माइनस ए मिल जाएगी। बोलो समझ में आएगी कहानी? पक्की आई? एक एग्जांपल और ले लें। मान लो किसी की इनकम 8 लाख है। अब देखो यहां पर इसको रिबेट नहीं मिलेगी। कैसे नहीं मिलेगी? 8 लाख हुई तो इनकम खूब सारी हो गई, तो टैक्स कितना बनेगा? स्टार्टिंग है 3 लाख पर 0, अगले 3 लाख पर 5% कितना होता है? 5 थी 15,000। अब बचा कितना? 6 हो गया ना? 2 लाख, 2 लाख पर कितना? 10% कितना होता है? 20,000। कितना हो गया? 30-35,000 हो गया। ठीक है, तो अब इस केस में इसकी इनकम कितनी बढ़ रही है? 1 लाख। टैक्स लायबिलिटी कितनी बढ़ रही है? 35,000। तो इसको 87 की रिबेट नहीं मिलेगी, क्योंकि ए ज्यादा है और बी कम है। जब बी ज्यादा होता है तभी आपको रिबेट मिलती है। इसमें बी ज्यादा था ना, इसलिए एक्सेस का रिबेट आपको मिल गया था। बोलो समझ में आई कि कहानी? कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलो जी सर, 2 अमेंडमेंट करा दिए भारी भारी वाले। आओ जी आगे चलते हैं। सरचार्ज। सर कोई चेंज है क्या? चिन्ना सा चेंज है, चिन्ना सा। क्या चेंज है? पहले तो सरचार्ज होता क्या है वो सुन लो। जो टैक्स अमीरों पर लगाया जाता है, एक्स्ट्रा टैक्स, हम जैसे गरीबों पे नहीं लगता। सर हम जैसे गरीबों मतलब जिसकी इनकम 50 लाख रुपए तक है उन पे सरचार्ज नहीं लगता। लेकिन जो बंदा 50 लाख से ऊपर कमाता है, जो बंदा 50 लाख से ऊपर कमाता है, जो बंदा 50 लाख से ऊपर कमाता है, उस बंदे पर क्या लगता है? सरचार्ज लगता है। ठीक है, जो भी ये सरचार्ज कैलकुलेट किस पर होता है? जो आपकी टैक्स लायबिलिटी आई उस पर सरचार्ज लगता है। सरचार्ज लगने के बाद जो आता है उस पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है। मतलब पहले टोटल टैक्स लायबिलिटी एड सरचार्ज, और जो आएगा उस पर क्या लगेगा? एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये नियम होता है। ठीक है, अब कितना सुनो। 115 बीएसी में सरकार चाहती है कि लोगों पे टैक्स कम लगे। ठीक है, तो उन्होंने सरचार्ज वालों को भी इसका फायदा दिया है। पहले तो सरचार्ज कितना लगता है देखो, मैंने एक सुंदर सी टेबल बनाई है। इसमें देखो 2 इनकम्स मान ली, मतलब मैं जितनी इनकम कमाता हूं ना, जितने भी तरह की इनकम कमाता हूं, उन सभी इनकम्स को 2 इनकम से डिवाइड कर दिया गया। एक वो इनकम जो टैक्स ऑन डिविडेंड इनकम 111 ए, 112 और 112 ए। एक तो ये इनकम, उसके अलावा और अदर इनकम्स, और अदर इनकम पीजीबीपी की, सैलरी की, हाउस प्रॉपर्टी की, और XYZ सारी इनकम्स। ठीक है सर, इसको अलग क्यों किया गया? पहली बात सर, 111 ए, 112 और 112 ए, इनसे तो सरकार को प्रेम है। ये सरकार बोलती कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर हम टैक्स कम लगाएंगे, इससे तो हमें प्रेम है। ठीक है, ये तो हमारे प्रेमी है, तो इन पे तो टैक्स हम कम लगाएंगे। ठीक है, तो सर डिविडेंड इनकम के साथ मेहरबानी क्यों? डिविडेंड इनकम वैसे घुटी हुई इनकम है यार। कितना टैक्स लगता है इसमें बताओ? पहले कंपनी टैक्स देती है 30%, फिर जो बचता है उसमें वो मेरे पास आता है, उसमें और टैक्स देता हूँ। मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होती है डिविडेंड इनकम, तो उस पर और टैक्स देता हूँ, तो वैसे ही मर गया। सरचार्ज की एक लिमिट तो होती है, तो इनके पे इनको अलग रखा है, बाकी सब अलग। कितना बोल रखा है?
अगर मेरी इनकम 50 लाख तक है, टीआई मतलब टोटल इनकम, अगर मेरी कितनी है 50 लाख तक है, तो टैक्स कितना लगेगा? 0 एंड 0। ठीक है। अगर मेरी इनकम 50 लाख से ज्यादा है बट अप टू 1 करोड़ रुपए है, ठीक है, तो टैक्स कितना लगेगा सर? 10% एंड 10%। सरचार्ज कितना लगेगा? 10%। मतलब 1 करोड़ तक में सरचार्ज 10% लगेगा। अच्छी बात है। टोटल इनकम एक्सीड 2 करोड़ बट अप टू 2 करोड़। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में इनकम है तो कितना लगेगा? 1 करोड़ से तो इनकम ज्यादा हो गई, और 2 करोड़ तक है तो ये कितना लगेगा? 15%। 15%। ठीक है। अब सुनो सर, ये तो सेम ही है, फिर अलग अलग क्यों बनाया? इसकी वजह से मेरी इनकम अगर 2 करोड़ से ज्यादा है ना, तो इन सब इनकम पर सरचार्ज मैक्सिमम कितना लग सकता है? 15% लग सकता है। इससे ऊपर किसी कंडीशन पे नहीं लगेगा। मतलब अदर इनकम पे सरचार्ज कितना लगेगा? 25% लगेगा। कितना लगेगा? 25% लगेगा। लेकिन इन सभी इनकम पे कितना लगेगा? 15% लगेगा। अब 1 मिनट के लिए और समझ ले सर, मेरी इनकम ना, मेरी इनकम 1 करोड़ 50 लाख है। 1 करोड़ 50 लाख है सर। सीधी सी बात करते हैं, 1.5 करोड़ रुपए इनकम है, तो क्या सर 1.5 करोड़ में से 1 करोड़ पे 10 लगेगा, बचे हुए 50 लाख फिर 15 लगेगा? कि नहीं बॉस, जितनी इनकम है, अगर 1 करोड़ से इनकम होगी तो पूरी इनकम पे कितना लगेगा? 15 लगेगा। ये डिवाइडेशन नहीं होता है। गॉट इट? जितनी इनकम है उस पर कितना लगेगा? 15% लगेगा। अगर मेरी इनकम 5 करोड़ है तो 5 करोड़ में से जितनी इनकम इन तीनों की, उस पर तो 15 लगेगा, बाकी पे कितना लगेगा? 25 लगेगा। बोलो समझ में आया मैंने क्या बोला? पक्की बात? तो सर इसमें और डिफॉल्ट टैक्स रिजीम और जो नॉर्मल रिजीम है उसमें कोई फर्क है क्या? हाँ सर फर्क है। उसमें क्या बोल रखा है, उसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या है? देखो मैं येलो करता हूँ, नहीं ये करते हैं, सेम है, सेम है, सेम है। तो सर फर्क कहाँ आया? यहाँ देखो, इसमें 5 करोड़ वालों के लिए बैंड बजा दी। अगर 2 करोड़ से ऊपर जा रहा हूं, अगर मैं 2 करोड़ से ऊपर जा रहा हूं और अप टू 5 करोड़ है, तो इसमें तो 15 ही रहेगी, 15 से ऊपर जाऊंगा नहीं मैं सरचार्ज के अंदर। लेकिन अदर इनकम टैक्स कितना लग जाएगा? 25% लग जाएगा। हाँ, और 5 करोड़ से ऊपर जाने पे हाय राम, इनको जीने दोगे नहीं जीनोगे, 37% सरचार्ज। अरे बारे मार के रे, 37% सरचार्ज। आप सोच के देखो, मतलब 5 करोड़ रुपए अगर मैंने कमा लिए तो मैं बहुत अच्छा है, 5 करोड़ कमा लिए, लेकिन सरकार की तरफ से तो गुनाह कर दिया। कितना टैक्स लग गया आप सोच के देखो। एक बंदे ने 10 करोड़ रुपए कमाए, 10 करोड़ रुपए पहले तो 30% स्लैब में आ गया, 3 करोड़ वो हो गया, 3 करोड़ वो हो गया, फिर 37% और दो, ठीक है, 4 करोड़ रुपए हो गए, और प्लस 4% दो, मतलब 42 करोड़ रुपए तो 10 करोड़ में से 4 करोड़ 20 लाख या फिर 4 करोड़ 30 लाख रुपए तो टैक्स टैक्स के दे देता है। ठीक है, लेकिन अच्छी बात है, अपने क्या जाता है। ठीक है, तो इस पर टैक्स कितना लगेगा? सरचार्ज लगेगा खाली 15%, और इस पर लगेगा 37%। ठीक है जी, ये आपके थोड़ा सा चेंज था। ठीक है। सर आपको ध्यान हो तो ऐसा कुछ था? ध्यान हो तो सर कैसा ध्यान था बताओ, मैं थोड़ा सा समझाओ, याद कराओ सर, याद कराओ। अगर किसी बंदे ने 50 लाख रुपए कमाए तो उस पर टैक्स कितना बनता? मैं 115 बीएससी के हिसाब से आंसर निकाल रहा हूँ सारे के सारे, है ना, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। तो याद है, बताया था ना अभी, 15 लाख तक, याद है 15 लाख रुपए तक कितना लगे बनेगा? 1.5 लाख बनेगा। फिर मैं करके दिखा देता हूँ कितना, अप टू 3 लाख कितना? 0। अगले 3 लाख पर कितना लगेगा? 5% ना, 5% कितना? 15,000। अगले 3 लाख पे कितना लगेगा? 10% कितना लगा? 30,000। अगले 3 लाख पे कितना लगेगा? 15% कितना आया? 45,000। अगले 3 लाख पे कितना लगेगा? 20% कितना आया? 60,000। बस, ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5, 15 लाख तो ये हो गया। ओके है, उस पर टैक्स देखो कितना बना? 15,000 प्लस 30,000 प्लस 45,000 प्लस 60,000, कितना बन गया? 1.5 लाख बन गया। ये तो फिक्स है। अब एग्जांपल्स कराऊंगा तो ध्यान रखूंगा कि 15 लाख तक की इनकम पे टैक्स कितना बनेगा सर मेरा? कितना बनेगा मेरा? मेरा टैक्स बनेगा 1.5 लाख रुपए। ओके है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। अब सुनो, बचे कितने? 35 लाख। तो 35 लाख पे टैक्स कितना बन जाएगा? 30%। कितना बन गया?
35 लाख इंटू 30%, 10,50,000। जान ले लो, इतना टैक्स लेती है सरकार, कोई बात हुई क्या? कमाओगे तभी लगेगा मूर्खों, अच्छी बात है। आप दुआ करा करो सरकार से, हे प्रभु मेरे को सरकार को टैक्स देना पड़े भर भर के, कोई टैक्स देने के लिए कमाना भी तो पड़ेगा ना। हाँ, 12 लाख रुपए टैक्स बन गया, अच्छी बात है। प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को इग्नोर मारो एक बार, वो लास्ट में जोड़ देंगे, ठीक है। अब इसी बंदे ने मान लो 51 लाख रुपीज कमा लिए, ठीक है, तो टैक्स कितना बनेगा? 15 लाख पे कितना बन जाएगा? 1.5 लाख, ठीक है। और कितने 36 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाए ना, 36 लाख पे कितना बनेगा? 30%, कितना बना? 10,80,000। तो कितना हो गया? प्लस 1.5 लाख, 12,30,000 हो गया। हो गया कि नहीं हुआ? यहां तक ओके है। अब यहां पर इसने कितना कमाया? इसने देखो 50 लाख से ज्यादा कमा लिया, और 50 लाख से ज्यादा कमाते सरचार्ज कितना लगता है? 10% लगता है। तो इसमें सरचार्ज लगेगा 10%। सरचार्ज अगर मैं 10% लगाता हूं तो कितना बना? 13,53,000 बना। कुछ याद है ऐसा? अब क्या करें? सर कोई बात थोड़ी होती है, ऐसे थोड़ी होता है ना। इनकम तो 1 लाख रुपए बढ़ गई आपकी, और टैक्स तो आपके बावड़े होके मन में वैसे बढ़ा देते हो। कितना टैक्स बढ़ गया इसका? 153, 1,53,000 टैक्स बढ़ गया। कुछ याद है? इस केस में हमने पढ़ा था कि टॉपिक मार्जिनल रिलीफ का। मार्जिनल रिलीफ मतलब जितना एक्स्ट्रा टैक्स बनता है उसकी उसको रिलीफ मिल जाती है। ये टॉपिक आपका डिस्कस किया हुआ है, मैं डिस्कस नहीं कर रहा, मैं तो थोड़ा सा रिकॉल करा रहा था। इस केस में मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी इसको 53,000 की। सर ये टॉपिक सेम का सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। लो जी सर, यहां तक समझ में आ गई बात? सर एकदम समझ में आ गई। आओ सर, उसके बाद स्पेशल रेट ऑफ इनकम टैक्स 115 बीबीजे, ये हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से पढ़ेंगे। ये आप जो साल दिन ऑनलाइन गेम खेलते हो ना, ड्रीम 11 और आजकल तो रम्मी रामी कई फायदे आ गए, इन सब पर सरकार ने खूब मस्त पैसा छापने की तैयारी कर ली है। नेट विनिंग जो भी होगी, जो भी कमाई होगी, उस पर कितना टैक्स दो सरकार को? 30%, स्लैब 30। कोई खर्चे का बेनिफिट नहीं, कुछ ही नहीं। मैंने 1 करोड़ की लॉटरी खरीदी, 1 करोड़ लगाए, 1 करोड़ 20 लाख में आए, तो 20 लाख पर 30% टैक्स लगेगा, कोई भी अलाउड एक्सपेंस नहीं होता। लो जी सर, ये मैंने आपको 115 बीएससी कराया है ऑफ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, ठीक है। कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी का हम लास्ट में करेंगे, बाद में। अभी हम वो कर रहे हैं जो हमारे मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हम करेंगे उसको भी, लेकिन उसमें से क्वेश्चन एमसीक्यू लेवल पे आते हैं। गॉट इट? यहां तक समझ में आ गया? चलो अब हमारा हम चैप्टर निकाल लेते हैं, 1 इनकम फ्रॉम सैलरी। आओ जी सर, क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं समझते हैं। सर पहला अमेंडमेंट, सबसे शानदार अमेंडमेंट क्या है सर? अमेंडमेंट देखो, पढ़ो इसको एक बार, कुछ अलग अलग लगेगा क्या? एक टॉपिक था रेंट फ्री फैसिलिटी, ध्यान हो तो आपको, रेंट फ्री फैसिलिटी। सर रेंट फ्री फैसिलिटी कहां था ये? याद करो। हेलो, चलो, हाँ जी, हमने क्या पढ़ा था इसके अंदर? हमने इसके अंदर क्या पढ़ा था? अगर रेंट फ्री फैसिलिटी दी जाती है, अगर रेंट फ्री फैसिलिटी दी जाती है तो उसमें एम्प्लॉयर प्राइवेट है, तो उस केस में भी खूब सारी कहानी पढ़ी थी मैंने। अगर घर उसका खुद का है जो वो एम्प्लॉय को दे रहा है, तो उसमें टैक्सेबिलिटी आती थी पॉपुलेशन के बेस पर, ठीक है। और अगर वो घर क्या है, अगर वो घर क्या है, अगर उस घर खुद किराए पर लेकर दिया है, तो उसमें टैक्सेबिलिटी आती थी एक्चुअल रेंट पेड और 15% ऑफ सैलरी, ये नियम था। अब इस नियम में चेंज कर दिया। एक्चुअल में पहले जो पॉपुलेशन ली गई थी, वो पॉपुलेशन ली गई थी 2000 वाले सेंसेक्स के हिसाब से। अब उसको मॉडिफाई कर दिया 2011 के। अरे यार, अब एक बात, छोटी सी बात, तो 2000 के अंदर पॉपुलेशन अलग थी, अब 2011 अपने 130-40 करोड़ लोग हो रहे हैं, तो पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है, फिर तो सभी हायर में आ जाएंगे। तो सरकार ने इसको मॉडिफाई किया, सरकार ने बहुत अच्छा किया, ताकि टैक्स कम से कम आए, टैक्स कम से कम
आय। तो देखो पहले तो पढ़ लें इसको, क्या लिख रखा है। हाँ, इफ हाउस इज गिवन बाय प्राइवेट एम्प्लॉयर, तो उस केस में क्या था, हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। याद है, हाउस अगर मकान मालिक का हो तो उस केस में टैक्सेबिलिटी आती थी। अगर पॉपुलेशन मेरी 10 लाख तक हो तो 7.5% ऑफ सैलरी, फिर 10% ऑफ सैलरी, फिर 15% ऑफ सैलरी। याद है, उसको इन्होंने मॉडिफाई कर दिया। इन्होंने क्या बोला, अब अगर मेरी पॉपुलेशन लेस देन, ये पॉपुलेशन है भैया, इस पॉपुलेशन कितनी है, लेस देन 15 लाख है, तो मात्र केवल 5% ऑफ सैलरी को टैक्सेबल किया जाएगा। केवल 5% ऑफ सैलरी को टैक्सेबल किया जाएगा। मौज कर दी साहब, बल्ले बल्ले कर दी। और अगर मेरी अरे 5%, 7.5 से 5 कर दी, पॉपुलेशन भी बढ़ा दी, टैक्स लाइबिलिटी भी कम कर दी। सर 5% ऑफ सैलरी, 5% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगा। ठीक है, अगर किसी की सैलरी पॉपुलेशन किसी जगह की पॉपुलेशन जहां वो रहता है वहां 15 लाख से 40 लाख है, तो मात्र 7.5% ऑफ सैलरी, मात्र 7.5% ऑफ सैलरी। और पॉपुलेशन अगर 40 लाख से ज्यादा है तो केवल 10% ऑफ सैलरी। कितना अच्छा अमेंडमेंट कर दिया सर, मौज कर दी सर। क्या मौज करती, आपके तो मौज नहीं करी, लेकिन जो एम्प्लॉय उनके मौज कर दी, उनके मौज ऐसे कर दी, उनकी टैक्स लायबिलिटी अब कम हो गई। बोलो ओके है क्या, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सर अगर मेरी, अब मैं नया वाला ही बोल दूं, पुराना वाला बढ़वा दो, चेंज कर देना कॉपी के अंदर, है ना। अगर मेरी पॉपुलेशन 15 लाख तक है तो 5%, 15 से 40 है तो 7.5, और 40 से ऊपर है तो केवल 10%। 15% वाला क्लोज ही साफ कर दिया, मौज ही कर दी सर आपकी। ठीक है, अच्छा सर अगर मान लो, अगर मान लो एम्प्लॉयर ने मकान किराए पर लिया, लीज पर लिया, फिर दिया, तो उसमें था एक्चुअल रेंट पेड और 10%, 15% ऑफ सैलरी था क्या, इसको उन्होंने क्या कर दिया, अब 10% ऑफ सैलरी कर दिया। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ सब अमेंडमेंट्स हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है जी सर, मौज कर दी सर। ठीक है, विच एवर इज लोअर। ठीक है, मतलब सर निहाल कर दिया। सर अब सैलरी का मतलब पढ़ना पड़ेगा। अरे सैलरी का मतलब वही, टेंशन मतलब, सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ प्लस कमीशन ऑन सेल प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंस, जो सेम था वही सेम का सेम है। ठीक है, और एक लाइन बताई हुई थी याद है, जो टैक्सेबल वैल्यू आएगी उसमें से इफ एनी अमाउंट इज रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय, तो उसको हम क्या कर देते थे, रिड्यूस कर देते थे। ये भी एग्जिस्टिंग है, एनी अमाउंट रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय देन इट रिड्यूस फ्रॉम टैक्सेबल वैल्यू। बोलो समझ में आई, आई सर समझ में। अगला है ईसोप, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या आया है वो सुनो। पहले क्या है, ईसोप में ना अपन वो लेते थे फैसिलिटी के लिए टैक्सेबल वैल्यू, तो मार्केट प्राइस बोल दो या फिर जो अपनी बीएससी एनएससी में रेट होती है वो लेते थे। तो ये कौन से दिन के लिए है, एक्चुअल में कई बार क्या है, देखो कंपनियां, आपने शेयर अप्लाई किए, आपको शेयर अलॉट हुए, ठीक है, और आपके अकाउंट में पैसे शेयर्स आए, तो इन्होंने बोला आप अप्लाई करते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोगे कौन से दिन की कॉस्ट, जो भी वैल्यू लोगे ना वो कौन से दिन की लोगे, जिस दिन शेयर आपको अलॉट हो जाए। कब की लोगे, मतलब जो वैल्यू लोगे ना, वैल्यू ऑफ शेयर कब की लोगे, जिस दिन आपको शेयर अलॉट हो जाए। लो जी, अप्लाई तो आप करोगे, उस दिन की वैल्यू कुछ और हो सकती है, अलॉट करो आपको अलॉट हो, उस दिन वैल्यू अलग हो सकती है। अच्छा, अकोमोडेशन में एक अमेंडमेंट हो रहा है, वो मैं आपको नहीं करा रहा हूँ। क्यों नहीं करा रहा हूँ सर, वो आपके कोर्स में नहीं लागू होएगा, वो अगली बार लागू होएगा मई 2025 में। उसमें कुछ CII का आया है, मतलब इंडेक्सेशन का कॉन्सेप्ट आया है कि आप इससे जितना रेंट आप इस साल दे रहे हो उसका, उसको प्रोपोर्शनेट करके उसका रेंट अगली बार आप नहीं दे सकते, उसका प्रोपोर्शनेट करके आप टैक्सेबल नहीं कर सकते। वो आपके लागू नहीं होगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर 23-24 में पहली बार लागू हुआ है, जिसका इंपैक्ट अगले साल से पड़ेगा, तो वो आपको मैं नहीं करा रहा हूँ, ठीक है ना, वरना आपके मतलब का है, आप उसको मत करना। गॉट इट। चलो सर अगला अमेंडमेंट क्या है, ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ सबको। मेडिकल फैसिलिटी में कोविड का ट्रीटमेंट स्पेसिफाइड डिजीज में आता है। कोविड का डिजीज देखो, अच्छा मेडिकल फैसिलिटी में क्या था, सरकारी हॉस्पिटल में कराओगे तो एग्जाम्प्ट, प्राइवेट हॉस्पिटल में कराओगे तो टैक्सेबल, प्राइवेट हॉस्पिटल में कराओ तो टैक्सेबल। मैं फैसिलिटी की बात कर रहा हूँ, अलाउंस की बात नहीं कर रहा हूँ, फैसिलिटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल में कराओगे तो फुली टैक्सेबल था। ठीक है, यहां पर ये था अगर स्पेसिफाइड डिजीज का कराओगे तो एग्जाम्प्ट है, तो यहां पर कोविड-19 को भी स्पेसिफाइड डिजीज में लिया गया है। इस ट्रीटमेंट में पता क्या क्या आता है, हॉस्पिटल बिल, ठीक है, मेडिकल बिल, मेडिकल बिल, उसके अलावा क्या बोलते हैं, जो भी डिजीज रिलेटेड बिल है ना, रिलेटेड बिल सब आएंगे यहाँ पर, A to Z बिल्स आ जाएंगे। गॉट इट। लो सर,
ये भी हो गई। सर कोई और अमेंडमेंट है क्या? हाँ सर, एक अमेंडमेंट और है। आओ जी। लीव ट्रेवल कंसेशन, कुछ याद है? लीव ट्रेवल कंसेशन, लीव ट्रेवल एनकेशमेंट। लीव ट्रेवल एनकेशमेंट क्या था कि अगर बंदा कहीं नौकरी कर रहा है, ठीक है, तो उसको सरकार कुछ छुट्टियां देती है, गवर्नमेंट छुट्टियां देती है, एम्प्लॉयर को कुछ छुट्टियां देनी होती है कि आप इतनी छुट्टियां ले सकते हो। अगर आप वो छुट्टियां नहीं लोगे तो आपको उन छुट्टियों के बदले में आपको पेमेंट मिल जाएगा, पेड लीव होती है वो। ठीक है, इतनी आपने लीव नहीं ली तो आपको पेमेंट एक्स्ट्रा मिलेगा, उसे लीव एनकेशमेंट बोलते थे। ठीक है, लीव को एनकेश करना। तो वहां क्या था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एग्जाम था, ठीक है, ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड मिले, किसी को भी मिले, फुली टैक्सेबल था। प्राइवेट एम्प्लॉय में लिमिट कितनी थी, एक्चुअल रिसीव्ड नंबर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस ईयर इनटू एवरेज मंथली सैलरी, 10 मंथ इनटू एवरेज मंथली सैलरी। चौथा था मैक्सिमम 3 लाख। लो साहब, अमेंडमेंट नंबर नेक्स्ट। 3 लाख कोई अमाउंट बोलते हुए अच्छी नहीं लगती, कितनी कर दी, मैक्सिमम 25 लाख कर दिया। कितना कर दिया, 25 लाख कर दिया। गॉट इट। सर यहाँ पर नंबर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस ये वो 30 दिन बेस मान कर निकालते थे हम, लीव नॉट कंज्यूम, याद हो तो आपको। ठीक है, और एवरेज मंथली सैलरी में बेसिक सैलरी प्लस डीएफ लेते थे हम। ठीक है ना, चलो बाकी सब कुछ सेम का सेम है, खाली ये चेंज हुआ है। अब सब आरपीएफ की बात करते हैं। आरपीएफ, शांति से। आरपीएफ, सर आरपीएफ में क्या था, आरपीएफ में क्या था, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में हमको क्या बोला गया था, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जम्प्ट। ठीक है, क्यों सॉरी, हाँ एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, सॉरी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एग्जम्प्ट, क्योंकि वो बेसिक सैलरी के रूप में टैक्सेबल हो चुका होता है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जम्प्ट होता था अप टू 12%, इंटरेस्ट अप टू 9.5% एग्जम्प्ट होता था। ठीक है, ये नियम था। अब इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया इसको। इन्होंने क्या बोला कि साहब अगर आपने आरपीएफ में पैसे जमा कराए और उसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन साल का 2.5 लाख रुपए तक है, ठीक है, 2.5 लाख रुपए तक है तो एग्जम्प्ट है, अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी का कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ऊपर है, मैं एम्प्लॉय वाले कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं, तो उस केस में 2.5 लाख तक का एलिमेंट होगा ना, वो तो एग्जम्प्ट करेंगे। और 2.5 लाख से ऊपर वाला है ना, वो इनको क्या करें, ये इंटरेस्ट क्या करेंगे, टैक्सेबल करेंगे, चाहे वो 9.5% वाली लिमिट में आता हो। मतलब 9.5% वाली लिमिट में है, ठीक है, 9,50,000 वाली लिमिट में है, ठीक है, 9,50,000 वाली सॉरी 9.5% वाली लिमिट में है, लेकिन वहां पर आपने कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ऊपर किया, तो 2.5 लाख से ऊपर वाला जो कंट्रीब्यूशन होगा उसका जो इंटरेस्ट होगा वो टैक्सेबल किया जाएगा और उसको अब सेपरेट अकाउंट में भी ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, थ्योरेटिकल है वैसे, इतना भारी आपके अमेंडमेंट का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो 2.5 लाख से ऊपर वाला कंट्रीब्यूशन है वो आपको सेपरेट अकाउंट में जमा कराना पड़ेगा। ये ईएसआई डिपार्टमेंट का हेडेक है, अपना हेडेक नहीं है, वही टैक्सेबल होएगा। सर डिजास्टर अमेंडमेंट, आहा डिजास्टर अमेंडमेंट, डिजास्टर, मजा आ जाएगा सर। क्या मतलब 115 बीएसी के लिए सरकार हाथ धोके पूछ पड़ी है, 115 बीएसी लो, 115 बीएसी लो, 115 बीएसी लो, जैसे लेना है वैसे लो, 115 बीएसी लो भाई। क्या बोल रखा है देखो, पहले हमने जब लास्ट टाइम पढ़ाई करी थी तब क्या बात करी थी कि 16 आईए सेक्शन 16 ऑफ सैलरी की बात कर रहे हैं। उसमें क्या था कि 16 आईए 50,000 का डिडक्शन लेके जाइए, याद है हमको, ऐसे बात कर रहे थे हम। तो 16 आईए में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती थी 50,000 की, वो 50,000 की डिडक्शन, वो 50,000 की डिडक्शन, वो 50,000 की डिडक्शन नॉर्मल स्कीम में मिला करती थी और 115 बीएससी में नहीं मिला करती थी। अब मिलने लग गई, अब मिलने लग गई भैया। मतलब 50,000 की डिडक्शन 16 आईए वाली अब 115 बीएससी वालों को भी मिलेगी। सर सुपर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। इस बार जो अमेंडमेंट्स है ना वो मेन ही सैलरी में है, तो बहुत से मान के चलो इस बार एग्जाम में क्वेश्चन सैलरी का तो आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। और जो मुझे लगता है 115 बीएससी का क्वेश्चन भी सैलरी में से ही बनेगा, क्योंकि सैलरी में ही इतने एडजस्टमेंट है जो जान ले लेते हैं 115 बीएससी के अंदर, बाकी में इतने ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है। पक्की बात। चलो यहां तक अमेंडमेंट्स पूरे हो गए। अब मैंने नीचे वाला कुछ एलिमेंट बनाया है, वो एक्स्ट्रा में है कि ये 115 बीएससी में किसका एग्जामिशन मिलेगा किसका नहीं मिलेगा। तो सर सारी कैलकुलेशन सेम की सेम है, लेकिन ये कुछ एग्जामिशंस हैं, फॉलोइंग एग्जामिशंस इज नॉट अवेलेबल, फॉलोइंग एग्जामिशंस इज नॉट अवेलेबल फ्रॉम 115 बीएससी, ये एग्जामिशंस नहीं मिलती है। मतलब एचआरए की एग्जामिशन डिफॉल्ट स्कीम में नहीं मिलेगी। डिफॉल्ट कौन सी है आपकी,
115 बीएससी में एक चारे का बेनिफिट नहीं मिलेगा, एजुकेशन अलाउंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, हॉस्टल अलाउंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, फ्री फूड का पहले इसका मिलता था, फ्री फूड का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, लीव ट्रेवल कंसेशन का नहीं मिलेगा। सर लीव ट्रेवल कंसेशन क्या था? याद है वो हम 4 साल में 2 बार घूम के आते थे लीव ट्रेवल कंसेशन में। इकोनॉमी क्लास से जाते थे, बस से जाएंगे तो इकोनॉमी क्लास से, ट्रेन से जाएंगे तो इकोनॉमी क्लास से, हवाई जहाज से जाएंगे तो इकोनॉमी क्लास से, बस से जाएंगे तो डिलक्स से जा सकते हैं, तो 2 बार जा सकते थे। वो वहां पर एग्जाम्प्ट हुआ करता था, उसका खर्चा एम्प्लॉयर बियर करता था। यहाँ ऐसा नहीं है, ये फुली टैक्सेबल होगा। ठीक है, अब मेन अफड़ा क्या आता है, मेन लफड़ा क्या आता है, सब ठीक है। सर ज्ञान लेने में और ज्ञान को इंप्लीमेंट करने में बड़ा फर्क होता है। एग्जाम में आपसे जो मुझे लगता है पर्सनली, आपसे पता है वो क्वेश्चन पूछेगा, क्या बोलेगा? कैलकुलेट टोटल इनकम अंडर डिफॉल्ट स्कीम, अंडर सेक्शन 115 बीएसी एंड नॉर्मल रिज्यूम। ठीक है, ऐसे पूछेगा वो। ठीक है, अब हमारी पता आदत क्या पड़ी हुई है, हमने नॉर्मल रिज्यूम निकाला है आज तक, तो अभी भी हम वही कर सकते हैं, हम नॉर्मल रिज्यूम निकाल लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल रिज्यूम कैसे? पर्टिकुलर अमाउंट 1, अमाउंट 2, बेसिक सैलरी, आउटर कॉलम में चला गया, डी एफ टी, एफ टी मतलब फुली टैक्सेबल, फुली टैक्सेबल, नॉर्मल कमीशन चला गया, कमीशन चला गया। ठीक है, अब इसके बाद एचआरए आता था, जो हम करते थे, एचआरए में यहां लिखते थे टिक लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13 ए, ऐसे करता था मैं। ठीक है, फिर मान लो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आ गया, इनर कॉलम में टिक लेस एग्जम्प्ट, ये ऐसे कर देते थे, ऐसे निकाल देते थे। फिर हमारी क्या आ जाती थी, ग्रोस सैलरी। ठीक है, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन आई ए, ऐसा होता था। जो आता था उसमें क्या बोलते हैं, टैक्सेबल सैलरी। ठीक है, अब देखो आप समझो मेरी बात, ये आपको आपने वो किया जो आपको आता था। ठीक है, अब आपसे डिफॉल्ट टैक्स स्कीम में पूछा इसको, तो आपको वापस पूरा करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, ये वाली चीज याद रखो। सर कौन सी चीज याद रखो? जो मैंने ऊपर लिखा ही ना, कौन सी सर? ये वाली, ये सब इन इनका बेनिफिट हमें नहीं मिलता, इन इनका बेनिफिट हमें नहीं मिलता। तो आप क्या करो, 115 बीएसी के हिसाब से निकाल रहे हो ना, तो पर्टिकुलर अमाउंट 2 कॉलम बन जाएंगे। अब आपने निकाली टैक्सेबल सैलरी, ये कौन सी ले ली आपने? ये वाली उठा के ले ली, सेम की सेम ले ली। अब इसमें क्या ऐड कर दो, जो जो आपको माइनस नहीं करना चाहिए था ना, भाई देख मैं हाईलाइट कर रहा हूं येलो करके, है ना, मुझे इसका बेनिफिट नहीं मिलता और इसका बेनिफिट नहीं मिलता, मैं लेस किया ना जबरदस्ती, तो जिस जिसको येलो किया उसको क्या कर दो, वापस जोड़ दो, ऐड एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13 और ऐड क्या कर दूं मैं, चिल्ड्रन एग्जम्प्ट चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो आप। ठीक है ना, इससे क्या शॉर्टकट में हो जाएगा, काम भी हो जाएगा आपका और टाइम भी कम लगेगा। अच्छा, इसके अलावा 2-4 चीजें और हैं, जैसे एमपी एमएलए भी फुली टैक्सेबल होता है, लेकिन वो सब चीजें हमारी इतनी रिलेवेंस नहीं रखती, वो सबको लिखाई हुई है, ये तो एक बेसिक मैंने करा दिया जहां पर मेन डिफरेंस आता है। ठीक है, लो सर अब चलते हैं हम सेकंड हेड में। क्या है सर? मौज कर दी सर, देखो क्या है हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 में क्या है, कोई अमेंडमेंट नहीं है सर, बल्ले बल्ले एकदम बल्ले बल्ले, कोई अमेंडमेंट नहीं है। लो सर, तो सर कहीं फर्क पड़ेगा क्या? इफ एसएससी ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, अगर एसएससी डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, ये मैंने एक्स्ट्रा में करा रहा हूं, तो आपको चॉइस बी में इंटरेस्ट की छूट नहीं मिलती है एसओपी वाले की। अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम लेते हो, एक डिफॉल्ट रेजिम कौन सी हुई है अपनी 115 बीएसी, तो उसके अंदर आपको
इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B ऑफ एसओपी, खाली एसओपी नहीं मिलती है। जो नॉर्मल स्कीम है उसमें मिलेगी, ऑब्वियसली पढ़ी हुई है हमारी, इसमें नहीं मिलेगी। सुनना मेरी बात, मतलब अगर मैं 115 बीएससी ऑप्ट करता हूं तो मेरी इनकम एसओपी की कभी भी नेगेटिव 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 नहीं जा सकती, जीरो से ज्यादा जा ही नहीं सकती, क्योंकि एसओपी में खाली मैं चॉइस बी को ही तो माइनस करता हूं खाली, और उसके अलावा थोड़ी कुछ करता हूं। ठीक है, एलओपी के अंदर सेम कैलकुलेशन होगी और 115 बीएससी में इसका बेनिफिट अवेलेबल हो जाएगा, इसमें बेनिफिट अवेलेबल हो जाएगा। लो जी, आओ सर आगे चलते हैं। सर पीजीबीपी, इसमें एक खतरनाक अमेंडमेंट है, बाकी तो ऐसा अमेंडमेंट नहीं है। पहले बात करते हैं, याद करो, किसी को याद हो तो बताना, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 43B क्या था? याद करो सर, सेक्शन 43B किस चीज का था? याद करो, फटाफट याद करो। सर कुछ खर्चों को ना हम पेड बेसिस पे माइनस करते थे। क्या बोला सर आपने? कुछ खर्चों को हम पेड बेसिस पे माइनस करते थे। हाँ सर, नाम बताओ सर, पेड बेसिस पे किसको माइनस करते थे? एनी पेमेंट टू गवर्नमेंट, इनकम टैक्स का, सॉरी म्यूनिसिपल टैक्स का, जीएसटी का। दूसरा क्या था? लीव ट्रेवल कंसेशन का पेमेंट करते थे, बोनस का पेमेंट करते थे, याद हो तो आपको बोनस एंड कमीशन पे करते थे। ठीक है, इन सब खर्चों को हम तब माइनस करते थे जब वो एक्चुअल में पे होते हैं, जिस साल में पे होते थे उस साल में माइनस करते थे। उसके अलावा एक था इंटरेस्ट ऑन लोन का भी, उसमें एक चीज और बताई थी वहां पर जो था, वहां क्या था? वहां ये था कि अगर हमने ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दिया, ड्यू डेट कौन सी? आईटीआर भरने की ड्यू डेट तक पी पेमेंट कर दिया तो भी उसको पिछले साल का ही खर्चा मान लिया जाता। सर याद कराओ थोड़ा सा, याद करो, याद करो, पक्का याद करो, याद तो करना ही पड़ेगा। सेक्शन 43B, हमने बोनस दिया, बोनस दिया, मैं बात कर रहा हूं प्रीवियस ईयर 23-24 की। बोनस ड्यू किया सर, बोनस ड्यू कब किया? 1/2/2024 को क्या किया? बोनस ड्यू किया, कर दिया। ठीक है, बट एक्चुअल में पे होता है कब किया? पे किया मैंने 1/12/2024 को। अब क्वेश्चन ये आता है, सर खर्चा तो 23-24 का है, लेकिन हमने पे कब कर दिया? 24-25 में कर दिया। तो ये अलाउड एक्सपेंस कौन से साल में माना जाता था जिसमें हम पे करते थे? अलाउड एक्सपेंस कौन से साल में माना जाता था जिसमें हम पे करते थे? मतलब अलाउड एक्सपेंस कौन से साल में माना जाएगा? 24-25 में माना जाएगा, ऐसा नियम था। ठीक है, चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। बोनस ड्यू किया 1/2/2024 को, 23-24 में। पे कब कर दिया? 1/5/2024 को। सर क्या हमने टाइम पे कर दिया? हाँ सर। कहाँ टाइम पे कर दिया सर? 1/2 था और ये तो साल खत्म हो गया। अरे वहां क्या था, अगर आप ड्यू डेट ऑफ आईटीआर, जो आईटीआर की ड्यू डेट होती है, अगर उससे पहले पे कर देते तो उसमें खर्चा हम प्रीवियस ईयर 23-24 में इसको मान देते हैं। बोलो भाई, यहां तक ओके है? सर ओके। तो अब क्या एक्स्ट्रा है सर? 43B के अंदर क्या आ गया? एक एक्सपेंस और ऐड कर दिया गया है। सर एक्सपेंस का नाम क्या है? सरकार देखो आजकल क्या है, गरीबों की तेजी हो रही है, गरीबों के लिए बहुत करती है। गरीबों में कौन आते हैं? सर हमारे यहाँ व्यापारी लोग जो एमएसएमई में काम करते हैं। एमएसएमई का मतलब हुआ क्या? जो एमएसएमई का काम, जो एमएसएमई रजिस्टर्ड नहीं होते क्या, छोटे छोटे व्यापारी जिनका इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है। एक सेकेंड, चलो क्या बोला मैंने, शांति से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक्सपेंस को अलाउड करते हैं वो, चलो ठीक है। एमएसएमई में क्या होता है, एक छोटी जो माइक्रो स्मॉल फाइनेंस कंपनियां होती हैं या फिर जो नए व्यापारी होते हैं, उनके लिए सहूलियत आई है।
अगर मैंने माइक्रो फाइनेंस से माल खरीदा, माइक्रो फाइनेंस को मुझे पेमेंट करना है कोई भी चीज का, तो अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पेमेंट टाइम पे करूं। अगर मैंने पेमेंट टाइम पे नहीं किया तो फिर वो खर्चा आपके लिए डिसअलाउ खर्चा हो जाएगा, और फिर उसको अलाउड उस साल में किया जाएगा जिस साल में आप एक्चुअल में पे करोगे। सुनना मेरी बात में क्या बोला। अगर आप कोई भी पेमेंट करना है, कोई भी पेमेंट करना है किसी भी चीज का, सैलरी का नहीं, मतलब कोई भी गुड्स खरीदा है या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, कुछ भी है, उसका पेमेंट अगर आपको एमएसएमई को करना है, एमएसएमई, माइक्रो फाइनेंस वाले, जो माइक्रो जो नहीं होती है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उनको आपको पेमेंट करना है, तो उनको पेमेंट आपको टाइम पे करना पड़ेगा। अगर आपने टाइम पे पेमेंट नहीं किया तो वो खर्चा आपके लिए अभी क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा, और वो कौन से साल में अलाउड होएगा, जब आप उसको पे करोगे आराम से। किसमें? टाइम पे करोगे। सर टाइम क्या है, कितना टाइम, टाइम कोई डेफिनेशन है क्या? तो टाइम की डेफिनेशन हमारे यहाँ दे रखी है। क्या दे रखी है, आओ जी पहले पढ़ लें। एक्सपेंस अलाउड ऑन कैश बेसिस 43B का था, इफ एनी सम पेबल टू एमएसएमई, ठीक है, बियॉन्ड टाइम लिमिट स्पेसिफाई अंडर सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट 2006। ये सेक्शन कौन से सेक्शन का है, सेक्शन 15 एमएसएमई एक्ट का है। देन एक्सपेंस इज अलाउड ऑन पेड बेसिस। अब टाइम लिमिट कितनी है मैं आपको बता देता हूँ, फिर पढ़ लेंगे इसको। अब डिपेंड करता है आपने क्या है उसके साथ रिटर्न एग्रीमेंट किया कि नहीं किया। अगर आपने रिटर्न एग्रीमेंट किया है तो जितना दिन रिटर्न एग्रीमेंट है कि 10 दिन में पेमेंट कर दिया जाएगा, 15 दिन में पेमेंट किया जाएगा, 20 दिन में किया जाएगा, तो टाइम लिमिट हो गई, उसमें पेमेंट करो। अगर 20 दिन का एग्रीमेंट है, रिटर्न एग्रीमेंट 20 दिन का है, तो 20 दिन में पेमेंट करना पड़ेगा। 20 दिन में पेमेंट करोगे तो अच्छी बात है, और 20 दिन में पेमेंट नहीं करोगे तो खर्चा अभी आपके लिए डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन आप तो एमएसएमई को कभी पागल बना सकते हो, छोटे व्यापारी तो होते हैं वो। आपने तो 4 महीने का एग्रीमेंट कर लिया, नहीं साहब, सरकार क्या बोलती है कि रिटर्न एग्रीमेंट मैक्सिमम कितने दिन का होना चाहिए, 45 डेज का होना चाहिए। तो टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट कितनी है, इफ रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर, तो मैक्सिमम कितने दिन का, 45 दिन में पेमेंट करना पड़ेगा। और रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, इफ देर इज नो रिटर्न एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो मैक्सिमम 15 डेज में पेमेंट करना पड़ेगा। बोलो समझ में आया क्या हम का बोले? ठीक है सर, ये नया अमेंडमेंट है सर, एकदम नया अमेंडमेंट है, और इसके लिए प्लीज ये पेज नंबर लिख लो, नई वाली मॉड्यूल का है, पेज नंबर 3.287, 3.287। आओ जी ये बात देख लेते हैं। ये 3.287 पे अमेंडमेंट लिखा हुआ है। एग्जाम्पल करते हैं अपन, बाकी सब तो वही लिखा हुआ है सेम का सेम। Mr. A has purchased goods 10,000 from A and Company Micro Enterprises on 1/3/2024. As per the written agreement between them, the payment has to be made on 5/4/2024. गाइज एक बार आराम से, रिटर्न एग्रीमेंट हुआ तो 1/3/24 प्लस 45 डेज, तो लगभग हो जाएंगे 1/3 से 1/4, 1/4 और 15/4 के आसपास, ठीक है। और 15/4 से पहले आपने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। मिस्टर ए फॉलो मर्केंटाइल मेथड ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, ड्यू बेसिस है। तो इफ मिस्टर ए पेड ऑन 2/4, टाइम पे पेमेंट कर दिया, तो इसके क्या होगा, सिंस मिस्टर ए पेड ऑन और बिफोर 5/4, डिडक्शन इज अलाउड इन प्रीवियस ईयर 23-24। लेकिन उसने पेमेंट कब किया, 20/4/24 को किया, मतलब 5 तारीख के बाद किया, तो उस केस में अलाउड कब होएगा, वो 24-25 में होगा। अब यहाँ पर पता है गौर करने वाली बात क्या है, गौर करने वाली बात है सर, यहाँ पर ड्यू डेट ऑफ आईटीआर है ना, उससे पहले पेमेंट कर दिया तो पिछले साल में अलाउड हो जाएगा, वो नियम यहाँ लागू नहीं होगा। क्या बोलते हैं सर, अगर आपने पेमेंट कब किया, भाई जो था ना अपने एक नियम था, आपको ध्यान होता आपको, सर नियम कौन सा था, देखो जरा, नियम था ना कि इफ पे बिफोर ड्यू डेट ऑफ आईटीआर देन उसको पिछले साल अलाउड करते थे, वो यहाँ लागू नहीं होगा। तो यहाँ आपको क्या बोलते हैं, इस टाइम में करना पड़ेगा। मतलब इस केस में प्रोविजन ऑफ ड्यू डेट ऑफ आईटीआर लागू नहीं होगा। चलो जी, बात समझ में आई सर, एकदम समझ में आई। हाँ जी, कुछ बातें और डिस्कस करनी है इसके अंदर, आओ जी। माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस का मतलब क्या होता है, माइक्रो एंटरप्राइजेस किसको बोला गया है,
ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जो इंपॉर्टेंट था वो मैं करा चुका हूँ, फिर भी दे रखा है, करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है ना। माइक्रो एंटरप्राइजेस में कौन आता है? इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट, सेल से मतलब नहीं, टर्नओवर से मतलब नहीं है। सेल कितनी हुई राम जाने भगवान जाने, मेरे को मतलब नहीं है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितना? 1 करोड़ से कम हो, ठीक है। या फिर टर्नओवर यहां आ गया देख अलग से, एंड टर्नओवर यहां 1 करोड़ के लिए टर्नओवर नहीं है, यहां टर्नओवर है, टर्नओवर कितना? 5 करोड़ से कम हो, तो उसे क्या बोला गया है? माइक्रो फाइनेंस बोला गया है। स्मॉल किसको बोला गया है? स्मॉल माइक्रो से बड़ी होती है थोड़ी सी, क्या? जिसमें टर्नओवर कितना हो? 10 करोड़ तक हो। यार बहुत सी कंपनियां हो गई, मोस्टली सारी हो गई यार, ये तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए ये नकेल कसी है, ठीक है। और टर्नओवर कितना है? 50 करोड़ तक है, तो उसको स्मॉल बोला गया है, ठीक है। ठीक है जी, बात समझ में आई? आई, ठीक है। चलो आगे चलें। पहला अमेंडमेंट सर, डिजास्टर अमेंडमेंट। सर क्या? डिजास्टर अमेंडमेंट सर, सुपर सुपर से भी इंपॉर्टेंट, खतरनाक अमेंडमेंट है सर। क्या अमेंडमेंट है जरा बताओ सर हमें फटाफट से, करें पक्का, हिम्मत करें। चलो जी, सेक्शन 44 एडी था, ध्यान हो तो आपको। कौन सा सर? 44 एडी। 44 एडी क्या था सर, एक बार थोड़ा याद कराओ। 44 एबी में हमें टैक्स ऑडिट करवानी पड़ती है, लेकिन अगर मैं 44 एडी में आता हूं और अगर मेरा टर्नओवर 2 करोड़ तक है, अगर मेरा टर्नओवर 2 करोड़ तक है, तो फिर मैं चाहूं तो अपनी इनकम प्रेजम्पटिव बेसिस पे ले सकता हूं। अपनी इनकम प्रेजम्पटिव बेसिस पे ले सकता हूं। सर प्रेजम्पटिव बेसिस का मतलब क्या हुआ? प्रेजम्पटिव बेसिस का मतलब हुआ कि मैं अपने टर्नओवर का 8% या 6% इनकम मानकर सरकार को टैक्स दे सकता हूं। उस केस मुझे अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं थी, न तो टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत थी, ना कुछ और थी। यह प्रोविजन कब लागू था? जब मेरा टर्नओवर 2 करोड़ तक था। वापस याद कराओ सर, अगर मेरा टर्नओवर अप टू 2 करोड़ रुपए है, अगर मेरा टर्नओवर अप टू 2 करोड़ रुपए है, तो जितनी कैश रिसिप्ट होती थी उसका मैं 8% इनकम मान लेता था, और जितनी रिसिप्ट मेरी ऑनलाइन बैंकिंग एनईएफटी आरटीजीएस या डीडी से होती थी उसकी मैं 6% इनकम मान लेता था, और उसको इनकम मानकर टैक्स जमा करवा देता था। ये नियम था। तो अब क्या आया है सर, इसको बढ़ा दिया गया है। क्या बढ़ा दिया गया है? सुनो, 2 करोड़ तक तो वही नियम है सर, 2 करोड़ तक तो वही नियम है। मतलब सर 2 करोड़ तक तो वही नियम है। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से 3 करोड़ तक हो जाए तो भी आप 44 एडी ले सकते हो। क्या बात कर रहे हो सर, ले लू क्या? ले लू क्या? अरे रुक तो सही, ले लू कर रहा है, पहले सुन तो ले पूरी बात। क्या बोला मैं? अगर मेरा टर्नओवर 2 करोड़ से कितना हो जाए, 3 करोड़ तक हो जाए, तो मैं 44 एडी ले सकता हूं। इसमें कंडीशन डाल दी इन्होंने। 2 करोड़ तक कोई कंडीशन नहीं है भैया, 2 करोड़ तक नो कंडीशन ना, गंदी बात। नो कंडीशन अप टू 2 करोड़, 2 करोड़ तक कोई कंडीशन नहीं, नो कंडीशन अप टू 2 करोड़, 2 करोड़ तक कोई कंडीशन नहीं। 2 करोड़ से ऊपर हो और अप टू 3 करोड़ हो तो इन्होंने कंडीशन डाल दी कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप 3 करोड़ तक भी 44 एडी ले सकते हो। क्या बोल रहे हो सर? अरे 2 करोड़ तक तो कोई आफत नहीं है, 2 करोड़ तक तो वही नियम है जो पुराना था। अब 2 से 3 हो जाओगे ना, मतलब 2 करोड़ से 3 करोड़ तक का टर्नओवर हो, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप 44 एडी लेना चाहो तो ले लो, नहीं 44 एबी में जाओ। भाई 2 करोड़ से कम वाले भी तो जा ही सकते थे। अगर मैं 6% 8% नहीं दिखाना चाहता, उससे कम दिखाना चाहता हूं तो अगर मेरा टर्नओवर 2 करोड़ से 3 करोड़ तक हो तो मैं चाहूं तो 44 एडी ले सकता हूं, एक्स्ट्रा कंडीशन के ऊपर। सर क्या है एक्स्ट्रा कंडीशन? आओ जी। 44 एडी किस चीज का? इनकम ऑफ रिटेल बिजनेस ऑफ प्रेजेंटिव बेसिस। सिंस 44 एडी इज एप्लीकेबल इफ टर्नओवर इज अप टू 2 करोड़, टर्नओवर किसी भी मोड में चलेगा, मोड MOD। ये तो पुराना प्रोविजन हो गया सर, नया बता दो ना, क्यों ऑपरेशन कर रखा है। चलो सर नया नया सुनो, एकदम ताजा ताजा। इफ टर्नओवर इज मोर देन 2 करोड़ बट अप टू 5 नहीं, 3 करोड़ है शायद, 3 करोड़ है, 3 करोड़ 5 करोड़ नहीं है, 3 करोड़ तक है, अप टू 3 करोड़ तक है, तो प्रोविजन ऑफ 44 एडी इज ऑल्सो अवेलेबल। इफ प्रोविजन ऑफ 44 एडी अवेलेबल होगा इस केस में कि आप कम से कम कैश ट्रांजेक्शंस करो। सर कम से कम
कैश रिसिप्ट करो। अगर आपकी कैश रिसिप्ट अप टू कैश रिसिप्ट कैश टर्नओवर अगर आपका 5% है टोटल का, तो या 44AD में जा सकते हो, अदरवाइज नहीं जा सकते हो। सर क्या मतलब हो गया, आपने बहुत एग्रेसिव बोल दिया, समझाओ। अगर मेरा टर्नओवर 3 करोड़ तक है तो उस कंडीशन में आपको 44AD तभी मिलेगा जब आपकी कैश रिसिप्ट, या फिर बोलो अदर देन ऑनलाइन बैंकिंग, अदर देन डीडी, अदर देन एनईएफटी, आपकी कितनी हो, ये कैश रिसिप्ट खाली कितनी हो, 5% हो, बाकी सारा पैसा किस में आना चाहिए, बैंक में आना चाहिए, तो ही आप 44AD ले सकते हो। सर ऐसा कुछ नियम तो 44AB में 10 करोड़ वाले में भी था। अरे 10 करोड़ वाले में था कि आप 44AD नहीं, आप इनकम पर टैक्स जमा करा दो, वहां था कि आपके पास खर्चा भी 95% बैंक से होना चाहिए और पैसा भी 95% बैंक में आना चाहिए, वो अलग नियम है, वो चेंज नहीं हुआ। ये 44AD के लिए क्या बोला कि आपका कैश रिसिप्ट टर्नओवर में कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 5% होना चाहिए। तो उस केस में क्या होएगा, आप 44AD ले सकते हो और उस केस में आप टैक्स जमा करवा सकते हो। कैसे सर, देखते हैं, आओ जी। समझो, मेरा टर्नओवर रिलेवेंट प्रीवियस ईयर बोल रखा ना, मेरा टर्नओवर प्रीवियस ईयर 23-24 में कितना है, 2,75,00,000 रुपए। 2 करोड़ कितना है, 75,00,000 रुपए इज एलिजिबल फॉर 44AD। सुनो, डिपेंड करता है, डिपेंड क्या करता है, मेरा टर्नओवर कितना होना चाहिए कैश में, कैश में कितना हो, अप टू मैक्सिमम कितना, 2,75,00,000 इंटू 5%, कितना कैश में कम, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 13,75,000 टर्नओवर किस में होना चाहिए, कैश में, बचा हुआ किस में आना चाहिए, ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड कौन से आपके चार बताए वही है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है। कितना, 26,00,000 2,61,25,000, ठीक है। ऐसा होगा तो आप क्या ले सकते हो, क्या ले सकते हो बोलो, 44AD ले सकते हो। अगर यहां पर ये घटकर कितना हो गया, 13,00,000 हो गया तो ओके है। बट अगर ये कितना हो गया, 14,00,000 रुपए हो गया, ठीक है, 14,00,000 मतलब टर्नओवर आपको उतना ही है, ये 14,00,000 हो गया, तो फिर आप 44AD में नहीं जा पाओगे। अब आप 44AD में नहीं जा पाओगे, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब मेन चीज ये आती है कि सर आपने ये तो समझा दिया, अब इसमें टैक्स इनकम कितनी होगी, मेरी इनकम कितनी मानी जाएगी। तो आपका ये सेम कॉन्सेप्ट हो रहा है, मान लो 2,75,00,000 है, तो उस केस में टैक्स कितना बनेगा, ये आपकी इनकम होगी इंटू 8% और इंटू 6%, नियम वही रहेगा, बट आपके लिए यहाँ पर एक कंडीशन रख दी। तो आपकी इनकम कितनी होगी, इंटू 6%, एम्प्लॉयज में डाल दिया मैंने 15,67,500 और 13,75,000 इंटू 8%, 1,1,1,2,3,4, आपकी इनकम 16,77,500 रहेगी। ये आपकी इनकम रहेगी, क्या रहेगी, इनकम। इस पर आप टैक्स कैलकुलेट कैसे कर सकते हो, दो तरीके से, 115 बीएससी से और या फिर नॉर्मल टैक्स रिजीम से। आप समझना, ये आपकी टैक्स नहीं है, ये इनकम है, इस पर टैक्स आप नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट कर लो, ठीक है। मान लो, अच्छा सर मेरा टर्नओवर 2,75,00,000 ही है, मैं 44AD लेना ही नहीं चाहता, मैं तो 44AB में जाना चाहता हूं, तो जाना 44AB में जा, मना थोड़ी है। ये तो ऑप्शन दिया है तेरे पास कि तू चाहे तो रह सकता है, नहीं चला जा, मेरे को क्या मतलब है, एक ऑप्शन दे दिया तेरे को। मतलब मान लो किसी की इनकम, किसी का टर्नओवर 2,80,00,000 हो गया और उसमें से उसको कैश कितना आया,
और बैंक में कितना आया, कैश में आया मान लो उसको 30 लाख रुपए, और बैंक में कितना आया 2.5 करोड़। ये 4480 जा सकता है, देखते हैं। तो 2 करोड़ 80 लाख इंटू 5% करो, कितना आएगा 2 करोड़ 80 लाख का 5% करो, कितना होता है 14 लाख रुपए। ये तो 30 लाख रुपए आ गया। तो इसको क्या करना पड़ेगा, बोल सकता हूं नॉट एलिजिबल फॉर 4480। ठीक है, इसको कैसे पे जाना पड़ेगा, टैक्स ऑडिट पर जाना पड़ेगा 44 एपी के अंदर। बोलो कोई तकलीफ हो तो इसके अंदर, मेरे को तो कोई तकलीफ नहीं है, पर्सनली बता रहा हूं, एकदम पर्सनली। ठीक है जी, चलो। हाँ जी, सर ये सेम नियम 44 एडी के साथ। 44 एडी बेचारा ना पीछे पीछे चलता रहता है। 44 एडी वेन एवर यू गो आई फॉलो, वेन एवर यू गो वी आई फॉलो। तो 44 एडी में अमेंडमेंट आया, 44 एडी बोला सर मेरे को भी थोड़ा सा दो ना, थोड़ा सा दो ना। पहले 44 एडी है क्या, जो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स होते हैं, जो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स होते हैं उनके पास ऑप्शन होता है कि अगर उनका टर्नओवर 50 लाख तक हो तो वो अपनी इनकम प्रेजम्पटिव बेसिस पे मान सकते हैं। वो अपनी इनकम कितनी मान सकते हैं, वो अपनी इनकम मान सकते हैं टर्नओवर का 50%, रिसिप्ट का 50% मान सकते हैं। या कैश का बैंक का कोई लफड़ा नहीं है। ठीक है, ओके। ये किस में लिखा हुआ है, 44 एडी में लिखा हुआ है। ये नियम आज भी है। ठीक है, टर्नओवर किसी भी मोड में चलेगा। लेकिन अब इसमें क्या तड़का लगा दिया, अगर किसी ग्रॉस रिसिप्ट का 50 से 75 लाख हो, ग्रॉस रिसिप्ट 50 से 75 लाख तक हो, तो भी मैं 44 एडीए ले सकता हूं, सब्जेक्ट टू वही कि मेरी ग्रॉस रिसिप्ट का कैश में खाली मैक्सिमम कितना आना चाहिए, 5% आना चाहिए, तभी मैं 44 एडीए ले सकता हूं। और 44 एडीए लूंगा, मान लो मेरा टर्नओवर 60 लाख हो गया और इसमें 2 लाख रुपए कैश है, तो मैं इनकम कितनी मान सकता हूँ, 30 लाख मान सकता हूँ। गधा ही मानेगा, ऑडिट करा लेंगे हम तो, सब प्रोफेशनल्स हो, हमारे बस का रोग नहीं। बोलो समझ में आई कहानी, आई सर। लो सर, इतना ही अमेंडमेंट है खाली इसके अंदर। ठीक है जी, 115 बीएससी में हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, बाकी सब मिलता है, तो हम अलग से करेंगे। ठीक है ना, चलो फिर आगे की बातें। हाँ जी, अब है सेक्शन 45। सर किस चीज़ का, कैपिटल गेन का। क्या चेंजेस हैं, ऐसे ज़्यादा चेंजेस नहीं है। आजकल देखो मोदी जी लगे हुए हैं, अच्छी बात है। पहली बात तो लगे हुए का मतलब ऐसे नहीं कि खतरनाक काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी लगे हुए हैं कि घरों से सोना बाहर निकलवा रहे हैं, सोना गोल्ड, ये वाला सोना नहीं, गोल्ड बाहर निकलवा रहे हैं, धड़ाधड़ मस्त गोल्ड निकलवा रहे हैं बाहर। सर ऐसे कैसे निकाल रहे हैं, कोई बोलेगा मोदी जी को बोलेंगे सोना दे दो, दे देंगे ये लोग बाग। नहीं बेटा, सरकार शानी बहुत है। सरकार ने क्या बोला कि आपका जो गोल्ड है घर पे पड़ा है, एकदम पड़ा है, आपके सारे दिन टेंशन रहती है कि गोल्ड को संभाल के रखो, कोई कोई चोरी करके ले गया तो, लॉकर में रखो तो लॉकर का खर्चा, टेंशन है कि नहीं है। ठीक है, आप एक काम करो, हमसे गोल्ड के बदले में इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड ले लो। इलेक्ट्रॉनिक क्या ले लो, बॉन्ड ले लो, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड बॉन्ड ले लो। ठीक है, मतलब आप एक काम करो, करना चाहो तो गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड बॉन्ड में कन्वर्ट करा लो। तो इससे क्या फायदा होगा, इससे पहली बात तो ये फायदा होगा, सरकार कोई टैक्स नहीं ले रही इस चीज को कन्वर्ट कराने पे। ठीक है, और अब आपके पास घर पे कागज का टुकड़ा पड़ा है जिसमें लिखा हुआ है आपके पास 1 किलो सोना है। ठीक है, कल कोई चोरी भी करके ले जाएगा तो कागज उठा के ले जाएगा, क्या उठाव, उसका कोई उठाव नहीं है। ठीक है, अब सर गोल्ड बॉन्ड तो ले लिया हमने सोने के बदले में, इससे और क्या फायदा है। बेटा कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, आप भविष्य में जैसे गोल्ड बेचते हो वैसे क्या बेच सकते हो, गोल्ड बॉन्ड भी बेच सकते हो। ठीक है, आपको जब चाहिए, सरकार बोलती जब चाहिए आप वापस गोल्ड बॉन्ड से क्या कन्वर्ट करा सकते हो, गोल्ड कन्वर्ट करा सकते हो। इसमें इस पूरे प्रोसीजर पे हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे क्योंकि उसका बेसिक नेचर तो चेंज हो ही नहीं रहा ना। हाँ बस ये है कि शादियों में नहीं पहन सकते आप, ये देखो मैंने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पहन रखा है, शादी हो रही है, थोड़ी मजाक हो रहा है। ठीक है, तो आप चाहो तो कन्वर्ट करा सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपका आपके पास गोल्ड पड़ा है या बॉन्ड पड़ा है कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे गोल्ड के भाव बढ़ेंगे उस बॉन्ड के भाव भी बढ़ेंगे। सर कहना क्या चाहते हो, सुनो, आपने गोल्ड खरीदा,
कब खरीदा? 1/7/2013 को खरीद लिया। आपने क्या करा? कन्वर्ट कराया इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड बॉन्ड में। कब कन्वर्ट कराया? 1/10/2022 को कन्वर्ट कराया। ठीक है, कब कन्वर्ट करा लिया? 1/10/22 को कन्वर्ट करा लिया। ठीक है, और फिर आपने क्या किया? इसको क्या कर दिया? सेल कर दिया। कब सेल किया? मान लो कब सेल किया? 1/10/2023 को अपने सेल कर दिया इसको। अच्छी बात है, 1/10/2023 को सेल कर दिया साहब। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आता है कि अब आपके लिए पहली बात तो ये कि ये टैक्सेबल ट्रांसफर होगा, क्या आंसर आएगा? नहीं सर, नहीं होगा। दूसरी बात, आपके लिए ये क्या होगा? सर यहां पर मेरा पीओएच ये कहलाएगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग, क्योंकि आपने गोल्ड खरीदा और बेचा गोल्ड का ही फॉर्म है। ठीक है ना, और उस केस में इंडेक्सेशन भी कहां से कहां तक लिया जाएगा? यहां से यहां तक लिया जाएगा। मतलब जो नॉर्मल अमालगमेशन प्रोसीजर होती थी ना, वही प्रोसीजर होएगी, और इस पर टैक्स भी 1/10/13 इसके हिसाब से ही लगेगा। अब क्वेश्चन ये आता है सर इसमें 12 महीने ले, 24 महीने ले, 36 महीने ले, गोल्ड के कितने लेते हो? गोल्ड 12 में आता है क्या? ना। 24 में आता है क्या? नहीं। 24 में तो अनलिस्टेड शेयर आते हैं, लैंड बिल्डिंग आती है। किस में आता है? 36 महीने में। तो इसके लिए कितना लिया जाएगा? 36 मंथ ही लिया जाएगा। पहला तो ये अमेंडमेंट है, कन्वर्जन ऑफ गोल्ड टू इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट, गोल्ड बॉन्ड बोल दो, रिसिप्ट बोल दो, एंड वाइस वर्सा, इज नॉट टैक्सेबल ट्रांसफर, टैक्सेबल ट्रांसफर नहीं है। पीओएच कब से कब तक लिया जाएगा? परचेज ऑफ गोल्ड टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट, ट्रांसफर मतलब सेल, जिस दिन बेचोगे उस दिन तक को पीओएच मानेंगे। इसका एलटीसीजी एसटीसीजी वही होगा जो 36 मंथ कंसिडर करेंगे। 36 महीने पहले गोल्ड खरीद के कन्वर्ट करके भी बेच दिया तो शॉर्ट टर्म, अदरवाइज लॉन्ग टर्म। ठीक है जी, चलो ये पॉइंट नंबर 2 हम लास्ट में पढ़ लेंगे, कोई काम का नहीं है सच। आ जाओ नीचे पहले। सर ये भी थोड़ा सा अच्छा अमेंडमेंट है, थोड़ा सा अच्छा अमेंडमेंट है। पहले हम बात करते हैं हम गुडविल की। गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स होती है सर, एकदम होती है। और पता है वो गुडविल पर डेप्रिसिएशन भी नहीं लगता, नहीं लगता सर, पीजीपी में लिखाया हुआ है गुडविल पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। गुडविल अगर मैं बेचता हूं तो उस केस में टैक्स लगता है कि नहीं लगता? उससे पहले उसकी कॉस्ट कितनी मानी जाएगी? टैक्स तो लगता है, ठीक, टैक्स लगता है। उसकी कॉस्ट क्या मानी जाएगी? उसकी कॉस्ट मानी जाएगी, अगर मेरी सेल्फ जनरेटेड है तो कॉस्ट लगी नहीं, लेकिन अगर मैंने परचेज करी है फिर बेची है तो जितने में परचेज करी गई वो उसकी कॉस्ट मानी जाती है। ओके, ये सेम नियम अब अदर इंटेंजिबल एसेट्स पर भी लगा दिया। मतलब लेट सपोज मेरे पास पेटेंट है, मतलब सर अमेंडमेंट क्या हुआ इसके अंदर? ये सीओए के साथ यहां पर इसके साथ ये अमेंडमेंट ये लगा दिया, ये अमेंडमेंट लगा दिया भैया इन्होंने। ठीक है, क्या अगर मैं परचेज करता हूं सर इन क्या पेटेंट, तो जब मैं पेटेंट को बेचूंगा तो पेटेंट की एक्चुअल कॉस्ट को ही क्या मान लिया जाएगा? परचेज प्राइस मान लिया जाएगा। और सेल्फ जनरेटेड है तो उसकी कॉस्ट क्या मानी जाएगी? क्या मानी जाएगी? निल मानी जाएगी, उसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, यहां तक भी ओके है सर? एकदम ओके है, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। आओ जी आगे चलते हैं। यहां तक ओके है सर? एकदम ओके। ठीक है, अब एक समस्या है बेटा इसके अंदर, मुझे लगता नहीं इतनी डिटेल में आपसे चीजें पूछेगा, लेकिन फिर भी समस्या है। समस्या क्या है? आपके पास पेटेंट है, पेटेंट इंटेंजिबल एसेट्स होता है। इंटेंजिबल एसेट्स पे हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं क्या? हाँ सर लगाते हैं, बताओ कितना लगाते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं सर, एकदम लगाते हैं। बताओ कितना लगाते हैं? 25% लगाते हैं। कितना लगाते हैं? 25% लगाते हैं। अब एक एसेट्स है, एक एसेट्स है 1 लाख रुपए की पेटेंट जो हमने खरीदा, उस पर हमने 25,000 डेप्रिसिएशन लगा दिया। ठीक है, वैल्यू कितनी बची? 75,000। कायदे से जब मैं इस एसेट को बेचूंगा तो इसकी कॉस्ट कितनी लेनी चाहिए? 75,000, लेकिन इस नियम के बाद इसकी एक्चुअल कॉस्ट तो कितनी है? 1 लाख। तो इसकी एक्चुअल कॉस्ट 1 लाख ही मानी जाएगी, न कि 75,000 मानी जाएगी। मतलब यहां पर इस पर ब्लॉक कॉन्सेप्ट लागू नहीं हो रहा, इसकी कॉस्ट कितनी मानी जाएगी? 1 लाख ही मानी जाएगी। सर ऐसा क्यों? पहली बात तो ये बताओ। तो इसका मैं लॉजिक बता सकता हूं, बाकी जो करना है वो तो करना ही है। क्या? पेटेंट, ब्रांड, इनकी वैल्यू कभी कम नहीं होती। ये डेप्रिसिएशन आप लगाते हो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, लेकिन एक प्रकार से नॉशनल डेप्रिसिएशन होता है। नॉशनल मतलब जबरदस्ती लगा दिया गया डेप्रिसिएशन इनकी। अरे भाई
गुडविल ब्रांड, इनकी वैल्यू कम होती है, इनको डिक्लाइन कर लो वो अच्छी बात है, लेकिन इनकी वैल्यू कभी कम नहीं होती है, आप समझना मेरी बात। इसीलिए इसका कोई वर्थ नहीं है, लेकिन ठीक है लगा दी, अच्छी बात है। तो इसकी कॉस्ट हमेशा 1 लाख ही मानी जाएगी, न कि कुछ और मानी जाएगी। ओके, ओके सर। अब चलते हैं आगे सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट में से एक है सेक्शन 54 एंड सेक्शन 54F। हाय हाय, ये क्या है, ये क्या है, सुनो। सेक्शन 54, देखो भाई सरकार क्या बोलती है कि हमारी जो भी बेनिफिट्स है ना, वो खाली गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए कोई बेनिफिट्स नहीं है। क्यों सर? क्यों? अमीरों के लिए हम है। सरकार क्या बोलती है, बेनिफिट्स गरीबों के लिए है या मिडिल साइज, जो जो मीडियम नहीं है क्या लोग, उनके लिए है। अमीरों के लिए हम है ना, उनको क्या एग्जामिशन देके करेंगे? तो सरकार यही बात वापस बोलती है। सरकार ने क्या किया, सेक्शन 54 में अमेंडमेंट कर दिया। पहले तो सर सेक्शन 54 है किसी का, ये बताओ सर थोड़ा सा याद करो। मैं घर बेचकर घर खरीदता हूं, मैं घर बेचकर घर खरीदता हूं, या घर बेचकर घर कंस्ट्रक्ट कराता हूं। घर बेचकर घर खरीदता हूं या घर बेचकर घर कंस्ट्रक्ट कराता हूं। तो उस केस में जितने रुपए का घर खरीदा है, जितने रुपए का घर खरीदा है, उतने रुपए की आपको एग्जामिशन मिलती थी। वहां एग्जामिशन कितनी मिलती थी? एलटीसीजी और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ हाउस विच एवर इज लोअर। उसमें एक नियम और था कि अगर मेरा एलटीसी 2 करोड़ तक है तो मैं 2 घर खरीद सकता हूं, और 2 करोड़ से ज्यादा है तो 1 घर खरीद सकता हूं। ये नियम यथावत ऐसा का ऐसा है, ये नियम यथावत ऐसा का ऐसा है। तो सर चेंज क्या हुआ है? अब ये है कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट सेक्शन 54 का, मैक्सिमम बेनिफिट सेक्शन 54 का कितना मिल सकता है? 10 करोड़ मिल सकता है। लिमिट लगा दी साहब, 10 करोड़। 10 करोड़ से ऊपर आपको सेक्शन 54 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। समझाओ सर वापस क्या बोलना चाहते हो, सुनो। सेक्शन 54 का एग्जाम्पशन कितना है? लोअर ऑफ द फॉलोइंग एलटीसीजी और मैक्सिमम 2 करोड़। इसको मैं थोड़ा सा और चेंज कर दूं, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। कॉस्ट ऑफ एलटीसीजी और कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस, हाउस, ठीक है। इन दोनों में विच एवर इज लोअर होगा उसको छूट मिलेगी, लेकिन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितना? 10 करोड़। मतलब 10 करोड़ से ऊपर का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा सेक्शन 54 के अंदर। ये अमेंडमेंट आया है, ये अमेंडमेंट पहले नहीं था। सेक्शन 54 के हिसाब से कितना का घर खरीद सकते हो मैक्सिमम? आप 10 करोड़ तक का घर खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके है, एकदम ओके है, ठीक है जी। चलो सर 54F में क्या है? पहले 54F क्या था? कुछ भी बेचो घर खरीदो, कुछ भी बेचो घर खरीदो। तो घर में यहाँ पर मैक्सिमम कितने घर साल का, कितने रुपए का घर खरीद सकते हो? 10 करोड़ का खरीद सकते हो। अगर 10 करोड़ से कम का घर खरीदोगे तो ओके है, 10 करोड़ से ज्यादा का घर खरीदोगे तो उसकी वैल्यू कितनी मानी जाएगी? 10 करोड़ ही मानी जाएगी। उसका एग्जामिशन निकालने का तरीका वही है, सेम का सेम जो पहले था, एलटीसीजी अपॉन नेट कंसिडरेशन इंटू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्ट न्यू हाउस, इंटू कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस। मतलब सेम का सेम है, कोई फर्क नहीं है। सर एकदम सेम है? हाँ सर एकदम सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं आया, ठीक है जी। हम्म, चलें आगे सर, आगे। हाँ जी, आपके 23, 24, हाँ जी। एक चीज और सर, इंडेक्स कॉस्ट हमारे 23-24 का क्या लगेगा? इंडेक्स कॉस्ट हमारे 23-24 का लगेगा कितना? 348। लिख लो भाई, कितना है? 348 है। सर सारे अमेंडमेंट्स करा दिए। हाँ सर एक बीच में रह गया था, कौन सा? हाँ, ये वाला कंपटीशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ मार्केट लिंक्ड डिवेंचर। इंपॉर्टेंट नहीं है, एनआई है, नॉट इंपॉर्टेंट है, फिर भी मॉड्यूल में दे रखा है इसलिए करा देता हूँ। 3.411 पे है आपके नई मॉड्यूल में, 3.411 पे आ जाओ। क्या है? सेक्शन 50AA सर किस चीज का है? पहली बात, ये प्रोविजन लागू किस पे होता है? स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स या मार्केट लिंक डिबेंचर, ठीक है। अब पहली बात सर, स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? जो इक्विटी में
कम डील करते हैं। क्या बात कर रहे हो? मतलब जो किस में डील करते हैं? मैक्सिमम डिबेंचर्स में डील करते हैं, या फिर मार्केट लिंक डिबेंचर, जो मार्केट लिंक डिबेंचर्स होते हैं। ठीक है जी। चलो सर, इसके लिए नियम क्या है कि आप इसको कितना भी करो, इररेस्पेक्टिव ऑफ पीओएच, पीरियड होल्डिंग कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्या कहलाएगा? ऑलवेज एस टी सी। ये फिक्स है क्योंकि इसकी वैल्यू रोज चेंज होती है मान लो, तो ये हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स कहलाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कौन से? स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड या मार्केट लिंक डिवेंचर। स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स कौन से हुए? जो इक्विटी में कम डील करते हैं, आगे लिखा हुआ है, या मार्केट लिंक डिवेंचर्स। ठीक है, ये हमेशा क्या होंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगी। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगी तो सर 111 ए लगेगा क्या? याद है 111 ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स? नहीं, इस पर पता क्या लगेगा? टैक्स कैलकुलेट होगा कैसे? नॉर्मल टैक्स रेट से। नॉर्मल टैक्स मतलब स्लैब से। कैसे कैलकुलेट होएगा? स्लैब रेट से कैलकुलेट होएगा। फर्स्ट 2.5 लाख, नेक्स्ट 2.5 लाख, या फर्स्ट 3 लाख, नेक्स्ट 3 लाख के हिसाब से। ठीक है जी। चलो, ये तो हमारी पुश्ते भी जानती हैं कि एसटीटी का बेनिफिट नहीं मिलता, नो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता, एक कॉर्पोरेट सॉरी जो कमोडिटी टैक्स होता है उसका बेनिफिट भी नहीं मिलता। इन कैपिटल गेन हेड पीजीबी भी मिलता है, लेकिन हमारी पुस्तकों को पता है कि एसटीटी का बेनिफिट नहीं मिलता। पुस्तक मतलब मेरे दादाजी परदादाजी को पता है कि एसटीटी का बेनिफिट नहीं मिलता। सर ठीक है, अच्छी बात है। अब कौन सी क्या होती है? मार्केट लिंक डिबेंचर कौन से हुए? ए सिक्योरिटी विच आर अंडरटेकिंग प्रिंसिपल कंपोनेंट इन द फॉर्म ऑफ डेप्ट सिक्योरिटी, मेन जिन्होंने डेप्ट सिक्योरिटी ले रखी है, where the returns are linked to market returns और other underlying securities। मतलब जो मार्केट में रोज फ्लैक्चुएट, जैसे हम शेयर ट्रेडिंग करते हैं ना, वैसे कि डिवेंचर ट्रेडिंग्स होती है जिसको हम रोज खरीद बेच सकते हैं, जिसपे कितना कमाओगे वो सब डिपेंड किस पे करता है? मार्केट पर। तो उसे मार्केट लिंक बोला गया। या स्पेशल म्यूचुअल फंड कौन से हुए? जिन्होंने नॉट मोर देन 35% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, मतलब 35% से कम शेयर इन्वेस्टमेंट किस में है? 35% से इन्वेस्टमेंट कम किस में है? इक्विटी शेयर में है। उसे क्या बोला गया? स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड बोला गया। लो जी, इतना ही इसके अंदर है। ठीक है जी, बात समझ में आई? चलो ठीक है। सर हमने 4 हेड कर लिए। हाँ सर, हमने 4 हेड कर लिए। अगले वीडियो में मैं आपको अगला हेड प्लस बचा हुआ टॉपिक्स कराऊंगा। इसको प्लीज यहाँ पे कंप्लीट कर लेना, और साथ में जो जो चैप्टर करो उनके क्वेश्चंस जरूर मॉड्यूल के ढंग से कर लेना, दोनों तरीके से। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।